जालेन की बातें सुनकर R&D विभाग की टीम के सभी लोग दंग रह गए। जालेन, तुम क्या कह रहे हो? क्या तुम भ्रमित हो? क्या डॉक्टर साउथ यहाँ है? वे कहाँ हैं? क्या हम उनसे मिल सकते हैं? डॉक्टर साउथ कौन है? जालेन, क्या तुमने अभी कहा कि मिस ओल्सन ही डॉक्टर साउथ है? आप मजाक कर रहे होंगे कि मिस ओल्सन इतनी छोटी है। जैसे ही सबको लगा कि जालेन मजाक कर रहा है, केरा ने उसकी तरफ गंभीरता से देखा। उसने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मैं डॉक्टर साउथ हूँ। तुरंत ही पूरी टीम चुप हो गई। लुका सबसे पहले जोर से चीखा, केरा, तुमने क्या कहा? तुम कौन हो? बाकी लोग अचंभित रह गए। केरा ने समूह पर नजर डाली। पिछले कुछ दिनों में उसकी अभूतपूर्व सुरक्षा की गई थी। हालांकि इन लोगों ने शुरू में उसे गलत समझा था, लेकिन उन्होंने जल्दी ही उस गलतफहमी को दूर कर दिया। इसके बाद उन्होंने जो किया उससे वह बहुत प्रभावित हुई। वह हल्के से मुस्कुराए। पिछले कुछ दिनों में मेरा ख्याल रखने के लिए मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। अगर भविष्य में आपको कोई तकनीकी समस्या आए तो बेझिझक मुझे मैसेज करें। अपनी पहचान उजागर होने के बाद वह अब यहाँ डेस्क जॉब के लिए नहीं रुक सकती थी। वह सिर्फ अलविदा कहने के लिए जालेन के साथ वापस आई थी। उसके पास पहले से ही चिकित्सा सामग्री थी, इसलिए वह अब जा सकती थी। जबकि टीम के सदस्य अभी भी सदमे की स्थिति में थे, वह चुपचाप पीछे हट गई और सैमुअल के साथ बाहर चली गई। जालेन उसे जाते हुए देख रहा था। अनजाने में वह एक कदम आगे बढ़ा, लेकिन फिर अचानक रुक गया। उसे किसी बात पर पछतावा होने लगा। ये जानकर कि वह डॉक्टर साउथ है, उनकी प्रतिक्रिया कितनी रूखी थी। क्या उन्होंने उस पर कोई बुरा प्रभाव छोड़ा था? जब जालेन इस बारे में सोच रहा था, तो उसने मुड़कर देखा कि टीम के बाकी सदस्य भौचक्के थे और हर किसी के चेहरे पर एक अनकहा भाव था। जब केरा लिफ्ट में दाखिल हुई, तभी टीम अपने स्थान पर वापस आए। इंद्रिया, मिस ओल्सन असल में डॉक्टर साउथ है। हे भगवान, मैं तो वास्तव में डॉक्टर साउथ के साथ काम कर रहा था। उसने बस इतना कहा कि अगर भविष्य में हमें कोई समस्या हुई तो हम उससे बात कर सकते हैं। मैं तो डॉक्टर साउथ की दोस्त बन गई हूँ। फिर कुछ सोचते हुए टीम वहां पहुंची जहां केरा काम करती थी, और उसकी मेज पर रखी सारी स्टेशनरी तुरंत हटा ली गई। ये डॉक्टर साउथ द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले पेन है। ये डॉक्टर साउथ का एक मसौदा पत्र है। यह एक कागज का कप है जिसमें से डॉक्टर साउथ ने पानी पिया। अचानक माहौल अजीब हो गया। जालेन ने उन्हें देखा और पहली बार उसने उन्हें डांटा नहीं। उसे अचानक लगा, आराम से, उनकी तुलना में वह बहुत सामान्य था। प्रशासनिक विभाग के सम्मेलन कक्ष में केरा के जाने के बाद लुइस ने प्रशासनिक विभाग के प्रमुख से कहा, बुलाओ पुलिस। इन शब्दों ने हाल ही में अहंकारी पोपी हिल को डरा दिया, जिसे केवल 2 दिन पहले ही रिहा किया गया था। प्रशासनिक विभाग के प्रमुख ने एक पल सोचा और फिर झिझकते हुए बोले, श्री हॉटन, अगर हम पुलिस को बुलाएंगे तो बहुत हंगामा मच जाएगा और हमारी कंपनी पर नकारात्मक असर पड़ेगा। दरअसल आज पुलिस बुलाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। यदि केरा दोषी सिद्ध भी हो जाती हैं, तो वे इस मामले को हॉटन समूह के भीतर ही निपटाएंगे तथा इसे सार्वजनिक नहीं करेंगे। लुइस ने उसकी ओर उदासीनता से देखा। प्रशासनिक विभाग के मुखिया का दिल धड़क उठा और उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया। जी सर। पोपी चिल्लाए, मिस्टर हॉटन, मैं बस अपनी बेटी को सबक सिखाना चाहती थी। मैंने जो चुराया वह मेरी अपनी सगी बेटी का सामान था और यह कोई कानून के खिलाफ तो नहीं है ना? पीड़िता ने तो कुछ कहा ही नहीं, तो पुलिस को इसमें क्यों शामिल होना चाहिए? लुइस ने उससे ठंडेपन से देखा। उसकी पैनी निगाहों ने पोपी को ऐसा महसूस कराया जैसे वह किसी बर्फ के तहखाने में हो। तभी उसने उस आदमी की गहरी आवाज सुनी, आपने जो चुराया है वह हॉटन ग्रुप की मुख्य तकनीक है और आप पर कंपनी के राज चुराने का शक है, जो एक अपराध है। अगर वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाती तो भी कंपनी इसकी इजाजत नहीं दे सकती। पोपी ठिठक गई और निगल गई। क्या राज? क्या मुझे सजा मिलेगी? मिस्टर हॉटन ने गहरी आवाज में कहा, व्यापारिक राजों का उल्लंघन करने के व्यवहार से संबंधित आपराधिक कानून की धारा 219 के अनुसार अगर हालात गंभीर हैं, तो अपराधी को कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 10 साल की सजा दी जाएगी। पोपी दंग रह गई। क्या यह इतना गंभीर है? प्रशासनिक विभाग की प्रमुख ने मिस्टर हॉटन को अजीब नजरों से देखा। आज की घटना गंभीर नहीं थी और इससे कंपनी को कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मिस्टर हॉटन उसे डराने की कोशिश क्यों कर रहे थे? सोचते हुए लुइस फिर बोला, जाहिर है अगर तुम्हें निर्देश दिए गए थे या धोखा दिया गया था तो सजा कम हो सकती है। तो क्या तुम्हें जानकारी चुराने के लिए किसी ने उकसाया था?
जैसे ही ये शब्द बोले गए, सभी की निगाहें इसला पर टिक गईं। हर कोई सोच सकता है, समाज से अलग थलग रहने वाली 50 वर्षीय महिला को नवीकरणीय ऊर्जा जैसी अवधारणा के बारे में कैसे पता होगा। ये स्पष्ट था कि इसला ने उसे फुसलाया और निर्देशित किया। प्रशासनिक विभाग प्रमुख को प्रकाश दिखाई दिया। पोपी हिल की स्थिति में कोई भी सामान्य व्यक्ति अब खुद को बचाने के लिए इसला की ओर इशारा करेगा। लेकिन जैसे ही वह बोलने ही वाली थी, उसने पोपी को चिल्लाते हुए सुना, नहीं, इस मामले में इसला को कुछ नहीं पता। मैंने ही सब कुछ किया है और इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। इसला उसके बगल में खड़ी थी, उसकी आंखें लाल थीं। उसने पोपी की तरफ देखा और कहा, आंटी हिल, भले ही आप केरा से नफरत करती हो और बदला लेना चाहती हो, आपको मुझे इसमें नहीं फंसाना चाहिए। उसने अपनी आंखों के कोनों से आंसू पोंछने के लिए सिर नीचे किया। उदास चेहरे के बावजूद उसकी आंखों में एक तेज चमक चमक उठी। वह मूर्ख नहीं थी। इस साधारण सी जालसाजी का पर्दाफाश करना इतना आसान था। इसलिए शुरू से ही उसने पॉपी को सिर्फ अश्लील बातें ही सुनाई। आखिर पोपी के नजरिए से इसला को अपनी असली मां के बारे में कुछ भी नहीं पता था। इसला खुद पोपी को जेल से लेने गई थी और रास्ते में उसने डरी हुई होने का नाटक किया और पोपी को केरा और जैक की शर्त के बारे में विस्तार से बताया। आखिर में उसने पछतावे से कहा, आंटी हिल, मैं ये बातें क्यों कह रही हूं? मैं तो बस इन दिनों परेशान हूं। डॉक्टर साउथ जवाब नहीं दे रहे हैं और लगता है केरा का उपाय हो गया है। जैक हमारी सगाई तोड़ना चाहता है। मुझे क्या करना चाहिए? छोड़ो भी, हर किसी की अपनी किस्मत होती है। पोपी, जो उसकी जैविक मां थी, ने फिर केरा के समाधान को चुराने का बीड़ा उठाया और यहां तक कि उसे इसला के कंप्यूटर पर भेजने का तरीका भी ढूंढ लिया। इसला इस प्रक्रिया में बिल्कुल भी शामिल नहीं थी। यदि पुलिस आ भी गई तो भी जब तक पोपी ने उसे फंसाया नहीं, वह निर्दोष रहेगी। जैसी कि उम्मीद थी, पुलिस जल्दी ही वहां पहुंच गई और विवरण पूछने के बाद वे केवल पोपी को ले गए। इसला ने राहत की सांस नहीं ली, क्योंकि उसे पोपी की नहीं, बल्कि जैक की चिंता थी। निश्चित रूप से जैक की अभिव्यक्ति गहरी हो गई। यद्यपि इसला को वहां से नहीं ले जाया गया था, फिर भी हर कोई जानता था कि क्या हो रहा था। प्रशासनिक विभाग के प्रमुख ने जैक को एक अजीब नजर से देखा और उसकी आंखों में संदेह से ऐसा लग रहा था कि वह और इसला दोनों इसमें शामिल थे। उसके पास खुद को समझाने का कोई रास्ता नहीं था। जैक ने इसला की ओर देखा तक नहीं और बाहर निकल गया। इसला जल्दी से उसके पीछे गई। जैक, मुझे समझाने दो। जब दोनों बैठक कक्ष से बाहर चले गए तो लुइस ने देखा कि वे किस दिशा में जा रहे हैं। पोपी ने इसला की इतनी सुरक्षा क्यों की? उसने अचानक टॉम से कहा, मुझे लगता है कि इसला पोपी की बेटी जैसी लगती है। इस समय टॉम के चेहरे पर एक अजीब सी घबराहट थी और वह अभी भी सदमे में था। उसे R&D के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन वह उस टीम के लिए डॉक्टर साउथ के महत्व से वाकिफ था। वह अपने मोबाइल फोन से कंपनी के आंतरिक नेटवर्क पर एक पोस्ट देख रहे थे। वास्तव में स्थिति उलट गई थी। लोग लुइस को एक खूबसूरत इंटर्न को तरजीह देने के लिए फटकार लगा रहे थे, लेकिन अब उनकी भावनाएं बदल गई थीं। वाह, डॉक्टर साउथ वाकई बहुत खूबसूरत इंटर्न है। तो ये श्री हॉटन थे जिन्होंने डॉक्टर साउथ को कंपनी में आमंत्रित किया था, न कि उपाध्यक्ष जैक ने। अभी भी वाइस प्रेसिडेंट की बात कर रहे हो? क्या उन्हें शर्मिंदगी नहीं हो रही? उन्हें वाइस प्रेसिडेंट इसलिए पदोन्नत किया गया क्योंकि उन्होंने ही डॉक्टर साउथ को कंपनी के तकनीकी सहायक के रूप में नियुक्त किया था, है ना? वह तकनीकी सहायता के लिए किसी की सिफारिश ही कर सकता था, लेकिन मिस्टर हॉटन ने उसे पहले ही कंपनी में आमंत्रित कर लिया है। दोनों की तुलना करने पर अचानक मिस्टर हॉटन इतने रहस्यमय और शक्तिशाली लगने लगते हैं। मैंने अभी अभी R&D के ग्रुप 1 से पूछा है। डॉक्टर साउथ तो पहले ही जा चुके हैं। वाइस प्रेसिडेंट हॉटन को ऐसा क्यों करना पड़ा? अगर उन्होंने उस खूबसूरत इंटर्न की बुराई न की होती, तो क्या डॉक्टर साउथ अब भी गुमनाम रहकर कंपनी की मदद नहीं कर रहे होते? टॉम बहुत संतुष्ट था। वह चाहता था कि वह केरा के सामने घुटनों के बल बैठ जाए। लुइस की आवाज आने पर ही टॉम ने जल्दी से अपना फोन रख दिया और आदरपूर्वक पूछा, बॉस, आपकी बात तो सही थी। आखिर कौन माँ अपनी ही बच्ची के साथ इतनी निर्दयी होगी? बच्ची को स्कूल से निकाल देना और उसे पूरी तरह से नजरअंदाज करना, जबकि वो सिर्फ मिडिल स्कूल में है। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, लुइस का चेहरा काला पड़ गया और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई। कुछ माएं ऐसी ही होती हैं। टॉम हक्का बक्का रह गया। तभी उसे एहसास हुआ कि उसने गलत बात कह दी थी। लुइस की मां बिल्कुल ऐसी ही थी। उसने जल्दी से बात बदल दी। बॉस, आपने मिस्टर एलन से प्रोजेक्ट पर बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लिया था। मुझे पता है।
लुइस ने पिछली बात जारी नहीं रखी और टॉम के साथ ऊपरी मंजिल पर जाने की तैयारी करने लगा। लिफ्ट के प्रवेश द्वार पर इसला जैक की बाहों में लिपटी हुई थी और हताश होकर गिड़गिड़ा रही थी, जैक, मुझे सच में नहीं पता कि क्या हो रहा है। केरा ने शायद जानबूझकर मुझसे अपनी पहचान छिपाई होगी। जैक ने उसे धक्का देकर दूर धकेल दिया और तिरस्कारपूर्वक कहा, इसला, वो उस तरह की इंसान नहीं है। मैं उसे 4 साल से सहपाठी के तौर पर जानता हूं। मुझे लगता है डॉक्टर साउथ ने हॉटन ग्रुप में टेक्नोलॉजी कंसल्टेंट के तौर पर आने का कभी वादा नहीं किया था, है ना? इसला दंग रह गई। जैक ने गुस्से से कहा, मेरा तुम्हें प्रस्ताव देना एक गलती थी। इसला सदमे में चिल्लाई, जैक। जैक ने आगे कहा, कल मैं औपचारिक रूप से हमारी सगाई रद्द कर दूंगा। इसला ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तभी लिफ्ट के दरवाजे खुले और फ्रेंकी अपनी सेक्रेटरी के साथ बाहर निकला। उसे देखकर जैक का चेहरा बदल गया। मिस्टर एलन। सुंदर और मिलनसार फ्रेंकी रुक गया। जैक मुस्कुराया और बोला, मैं जैक हॉटन हूं। मेरे चाचा ने बताया था कि हम दोनों परिवार साथ मिलकर काम करेंगे। फ्रेंकी ने हल्के से सिर हिलाया, उसका व्यवहार विनम्र लेकिन दूरी भरा था। तो आप युवा हैं मिस्टर हॉटन, मैं मिस्टर लुइस हॉटन से मिलने आया हूं। यह सुनकर जैक अजीब तरह से एक तरफ हट गया, तो कृपया। अचानक एक आश्चर्यचकित आवाज गूंजी, आप मिस्टर फ्रेंकी हैं। दोनों आदमी मुड़े और देखा कि इसला हैरान थी। उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि अस्पताल में जिस लड़की से वह मिली थी उसका बड़ा भाई फ्रेंकी निकलेगा। फ्रेंकी को वह ठीक से याद नहीं थी और उसने विनम्रता से पूछा, और यह कौन हो सकता है? उसके चेहरे पर सहजता का भाव था, फिर भी उसके शब्दों में दूरी का भाव था। इसला हंसते हुए उसकी आंखें चमक उठी। मिस्टर एलन, क्या आप मुझे भूल गए? ओशनियन फर्स्ट हॉस्पिटल, आपकी बहन, वो फोन कॉल। फ्रेंकी अचंभित रह गई, क्या तुम वही नेक इंसान हो जिसने फोन किया था? इसला हल्की सी मुस्कुराई। जैक की बांह पकड़ते हुए उसने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया, मिस्टर एलन, यह मेरे मंगेतर हैं। तभी फ्रेंकी ने गंभीरता से जैक की ओर देखा। युवा मिस्टर हॉटन, क्या संयोग है? उसकी नजर इसला से हटकर अचानक से उठी। मिस्टर हॉटन और मुझे कुछ काम पर चर्चा करनी है। क्या युवा मिस्टर हॉटन हमारे साथ शामिल होना चाहेंगे? फ्रेंकी निश्चित रूप से हॉटन परिवार की स्थिति के बारे में जानता था और इसलिए उसका हॉटन परिवार की मुख्य शाखा के साथ कोई उलझाव रखने का कोई इरादा नहीं था। लेकिन अगर जैक अपनी बहन के जीवन रक्षक का मंगेतर है तो वह मदद करने से इनकार नहीं कर सकता। आखिरकार एलन परिवार अपने उद्धारकर्ता के प्रति जीवन भर का ऋणी था। जैक को जो प्रशंसा मिल रही थी उससे वह दंग रह गया। डॉक्टर साउथ के संपर्क के बिना अनुसंधान एवं विकास विभाग में उनकी स्थिति काफी अजीब थी। एलन परिवार राजधानी शहर का एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली कबीला है और फ्रेंकी ने उसे खास तौर पर दोनों समूहों के सहयोग में शामिल होने के लिए नामित किया था। कंपनी में उसका रुतबा बढ़ता ही जाएगा। उसने इसला की तरफ देखा और उसके हाथ थपथपाकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। इसला, मुझे अब काम पर वापस जाना है। कल मैं तुम्हें हमारी सगाई की अंगूठी खरीदने ले चलूंगा। इसला ने राहत की सांस ली। ठीक है, उसे जैक से शादी करनी होगी। फ्रेंकी के जाने के कुछ देर बाद उसने अचानक अपना मोबाइल फोन निकाला, अपनी बहन के रक्षक का फोन नंबर ढूंढा और उसे संदेश भेजा, मिस ऑल्सन, आप कब फ्री हैं? क्या हम आपको और आपके मंगेतर को डिनर पर बुला सकते हैं? जब केरा का मोबाइल फोन बजा तो वह नीचे लॉबी में ओशनियन विश्वविद्यालय के कुलपति और डीन के साथ बातचीत में व्यस्त थी। उसने उस पर नजर डाली और पाया कि यह किसी परिचित नंबर से आया संदेश था। संख्याओं के प्रति संवेदनशील होने के कारण उसे तुरंत याद आ गया कि यह रेबेका के भाई का नंबर था। केरा भी उस दिन के बाद की घटनाओं के बारे में जानने को उत्सुक थी, इसलिए उसने संदेश का जवाब दिया, इस सप्ताहांत के बारे में क्या ख्याल है? मैसेज का जवाब देने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे मंगेतर कब मिला? डॉक्टर साउथ, आप भी ओशनियन विश्वविद्यालय से स्नातक हैं और आपको हमारे शैक्षिकी दर्शन की समझ होनी चाहिए। हम आपको फिर से पढ़ाने के लिए आमंत्रित करते हैं। ओशनियन विश्वविद्यालय के कुलपति ने बहुत ईमानदारी से कहा, हमें उम्मीद है कि आप इस पर विचार करेंगे। केरा ने ऊपर देखा, बातचीत छोड़ी और साफ साफ कहा, मैं तो पहले ही आपका निमंत्रण स्वीकार करने वाली थी। आखिरकार मुझे प्रोफेसर मिलर ने पढ़ाया था, लेकिन अब जब प्रोफेसर मिलर छुट्टी पर हैं, तो मैंने सुना है कि उनके पोस्ट ग्रेजुएट छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है। डीन का चेहरा उतर गया। डॉक्टर साउथ, यह एक गलतफहमी है। मुझे नहीं पता था कि आप डॉक्टर साउथ हैं। कुलपति ने उन्हें बीच में ही टोकते हुए कहा, चुप रहो। अगर वह एक साधारण छात्रा भी है तो भी उसे बिना उचित सुनवाई के निष्कासित नहीं किया जाना चाहिए।
डॉक्टर साउथ, हम इस मामले को गंभीरता से लेंगे और किसी न किसी को जिम्मेदार ठहराएंगे। जहां तक प्रोफेसर मिलर का सवाल है, उन्होंने इतने सालों तक सेवा की है और स्कूल के लिए कई उत्कृष्ट प्रतिभाओं को पढ़ाया है। मुझे लगता है कि वह इंस्टीट्यूट ऑफ न्यू एनर्जी साइंस के डीन के पद के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। आपकी क्या राय है? केरा बहुत संतुष्ट थी। वह शीघ्र ही कुलपति के साथ एक समझौते पर पहुंच गई। इसला नीचे आई तो उसने देखा कि वे दोनों खुशी खुशी बातें कर रहे थे। उसने क्रोध में अपनी मुट्ठियां भींच ली। कुलपति द्वारा डॉक्टर साउथ के प्रति दिखाए गए सम्मान को देखकर उनके भीतर ईर्ष्या की लहर उमड़ पड़ी। कुछ देर बातचीत करने के बाद कुलपति और डीन चले गए। सैमुएल कार लेने चला गया और केरा गेट पर इंतजार करने लगी। इसला जल्दी से पास आई, अपने चेहरे पर तीखे तिरस्कार को छिपा नहीं पाई। केरा, क्या तुम जानती हो कि मैं तुमसे नफरत क्यों करती हूँ? केरा ने उसे जवाब देने की जहमत नहीं उठाई। फिर भी इसला ने कहना जारी रखा, आंटी हिल ने मुझसे कहा आपके कंप्यूटर का पासवर्ड मेरी माँ का जन्मदिन है। केरा ने धीरे से नीचे देखा, इसलिए पोपी उसे इतनी अच्छी तरह जानती थी कि वह आसानी से लैपटॉप को अनलॉक कर सकती थी। इसला एक कदम आगे बढ़ी, उसकी आवाज में आरोप और कड़वाहट थी। क्या तुम्हारी अपनी माँ नहीं है? तुमने मेरी माँ के जन्मदिन को अपना पासवर्ड क्यों बनाया? ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी माँ के साथ की गई छोटी मोटी हरकतों से अनजान हूँ। किसी और की माँ पर लालच करना घिनौना है। उसने एक एक शब्द पर जोर दिया। क्या तुम हमेशा मेरी जगह लेने का सपना नहीं देखते? सपने देखते रहो। मेरी माँ हमेशा मेरी ही रहेंगी और उनका तुमसे कोई लेना देना नहीं है। अपनी ख्वाहिशें पूरी करना बंद करो। केरा हक्की बक्की रह गई। अचानक उसके दिल में घबराहट की भावना भर गई। उसकी गहरी इच्छा उजागर हो गई और एक क्षण ऐसा भी आया जब उसने पूरी तरह अपमानित महसूस किया। केरा सैमुअल की स्पोर्ट्स कार में बैठी थी। ठंडी हवा उसके बालों को बिखेर रही थी, लेकिन उसके विचारों को नहीं भटका रही थी। उसे हमेशा से ईर्ष्या होती थी कि इसला की माँ इतनी कोमल और प्यारी है। बचपन में उसने अनगिनत बार सपना देखा था कि वह इसला बन गई है और मिसेज ओल्सेन उसके बालों में कंघी कर रही हैं और उसे कहानियां सुना रही हैं, जबकि वह मिसेज ओल्सेन की बाहों में दुबकी हुई उनकी कोमलता को याद करती रहती है। उसने श्रीमती ओल्सेन के लिए अपनी लालसा को बड़ी सावधानी से दबाया और दबा दिया। ओल्सेन परिवार छोड़ने के बाद उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन फिर भी एक विकृत व्यक्ति की तरह वह पासवर्ड सेट कर दिया। सड़क किनारे के नजारे को धीरे धीरे पीछे हटते देख उसने एक कड़वी मुस्कान दी, पासवर्ड बदलने के लिए अपना फोन उठाया और एक नया पासवर्ड डाला, 1234। जब स्क्रीन पर दिखा कि पासवर्ड बदलना सफल रहा, तो उसके दिल में एक खालीपन सा महसूस हुआ। उसे श्रीमती ओल्सेन के मात्र प्रेम की लालसा नहीं करनी चाहिए थी और न ही उसके जीवन में खलल डालने की हकदार थी। उसकी आंखें कुछ खट्टी लग रही थी। केरा ने अपनी आंखों में आंसू छिपाने के लिए धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया। तभी सैमुएल का फोन बज उठा। उसने उसे उठाया और दूसरी तरफ से एक आवाज आई, सैमुअल, मुझे उसके चाचा फिनले हिल के बारे में रहस्य पता चला, जिसके बारे में बॉस ने मुझे जांच करने के लिए कहा था। इन शब्दों पर सैमुएल ने केरा पर एक सावधानीपूर्वक नजर डाली। जिस क्षण से उसका बॉस कार में बैठा, उसने एक अप्राप्य व्यवहार अपनाया जिससे वह परेशान हो गया, जबकि वह केवल उसका ड्राइवर था। उसने गला साफ किया, मेरे बॉस मेरे बगल में है, आगे बढ़ो। दूसरी तरफ से आवाज ज्यादा सम्मानजनक हो गई, बॉस, हमें पता चला है कि फिनले हिल इतने सालों से जुआ खेल रहा है और हर महीने $15,000 से ज्यादा हार रहा है। कुछ दिन पहले उसे फंसाया गया और उसने $30,000 गंवा दिए। कैसीनो वाले उसकी टांगे तोड़ने ही वाले थे कि उसने कुछ चिल्लाया और उसे छोड़ दिया गया। अंदाजा लगाओ उसने क्या चिल्लाया? क्या उसने कहा कि उसकी भतीजी मिस ओल्सन थी? केरा थोड़ा चौंकी, लेकिन उसने इसे ज्यादा दिल पर नहीं लिया। पहले जब भी फिनले उससे पैसे मांगता था तो वह कुछ इस तरह कहता था, तुम भी मिस ओल्सन हो, अपने पापा से पैसे क्यों नहीं मांगती? बॉस, क्या वह बाद में पैसे के लिए आपके पास आया था? केरा ने लापरवाही से जवाब दिया, इसला ने उसे ये दिया होगा। उसने किया है। मैंने उसके बैंक ट्रांजैक्शन चेक किए, पैसे 2 दिन पहले ही जमा हुए थे। इसके अलावा मुझे पता चला कि 10 साल पहले से इसला उसे हर महीने 20,000 रुपये ट्रांसफर करती आ रही है। इन सालों में इसला उसे लगभग 30 लाख रुपये दे चुकी है। इतना पैसा ऐंठने के लिए उसके पास उस पर किस तरह का दबाव है? केरा ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, क्या मैंने आपसे यही जांच करने के लिए नहीं कहा था? बॉस, नाराज मत होइए, मुझे बात पूरी करने दीजिए। दूसरे व्यक्ति ने मजाकिया लहजे में जवाब दिया, मैंने फिनले हिल के आसपास सबकी जांच कर ली है।
पता चला है कि वह बहुत चुप रहता है। उसने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन अब मेरे पास उसका मुंह खोलने का मौका है। मुझे बस आपसे थोड़ा सा सहयोग चाहिए, बॉस। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? कल फिनले हिल को कसिनो में धोखा मिला और उसने 5 लाख से ज्यादा की रकम गंवा दी। वह हताश है। आखिरकार यह कोई छोटी रकम नहीं है। इसला को ये रकम इकट्ठा करने में शायद कुछ समय लगेगा। तब तक फिनले हिल के पास आपके पास आने के अलावा कोई चारा नहीं होगा और तभी हम राज उगलवा पाएंगे। केरा ने भौहें चढ़ाई। क्या इसके पीछे तुम थे? आह, बस कोई छोटी मोटी योजना है। चिंता मत करो बॉस। मुझे याद है आपने किसी भी गैरकानूनी गतिविधि में शामिल होने से सख्त मना किया था और मैं एक कानून का पालन करने वाला नागरिक रहा हूं जो कभी ड्रग्स या जुए को हाथ नहीं लगाता। अच्छा ऐसा है। फोन रखने के बाद केरा ने ऊपर देखा। श्रीमती ओल्सेन को किसी भी तरह का नुकसान होने से बचाने के लिए उसे इसला और फिनले हिल के बीच के रहस्य को उजागर करना होगा। तभी उसका फोन वाइब्रेट हुआ। यह मिसेज ओल्सेन का डॉक्टर साउथ को भेजा गया संदेश था। डॉक्टर साउथ, क्या आप अभी व्यस्त हैं? मैं सोच रही थी आपसे एक निवेदन करना है। केरा ने जवाब दिया, मैं इस समय खाली हूँ। क्या बात है? श्रीमती ओल्सेन ने तुरंत एक वॉइस मैसेज भेजा। डॉक्टर साउथ, मामला ये है, हॉटन ग्रुप के लिए आपकी डिजाइन योजनाएं केरा नाम की एक युवती ने चुरा ली है। मैं चाहती हूं कि आप हॉटन ग्रुप को बता दें कि उन्हें इसके लिए उसे जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए। केरा कुछ देर तक आवाज संदेश को देखती रही। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि श्रीमती ओल्सेन इस मामले के बारे में उससे संपर्क करेगी। शायद ये देखकर कि केरा ने कोई जवाब नहीं दिया, श्रीमती ओल्सेन ने एक और वॉइस मैसेज भेजा। मुझे पता है कि यह आपको मुश्किल में डाल रहा है, लेकिन केरा मेरे लिए बेटी जैसी है। मैंने उसे बचपन से ही बड़ा होते देखा है। वह उस तरह की इंसान नहीं है। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। क्या आपके पास थोड़ा खाली समय है? क्यों न हम मिलकर इस बारे में बात करें? एक बेटी। केरा की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने अपने होंठ भींचे और कहा, मैं तुम्हारे घर जा रही हूँ। संदेश भेजने के बाद उसने सैमुएल से कहा, मुझे ओल्सन के पास ले चलो। ओल्सन निवास। संदेश भेजने के बाद श्रीमती ओल्सेन ने घबराहट में गहरी सांस ली। डॉक्टर साउथ ने कहा था कि वे अभी यहाँ आएंगे। आंटी साउथ बीच में ही बोल पड़ी, मिसेज ओल्सेन, आपको लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है और आप पिछले कई सालों से बाहरी लोगों से कम ही मिली हैं। फिर भी उस लड़की की खातिर आप डॉक्टर साउथ से मिलने का इंतजाम कर रही हैं। आप बहुत ज्यादा दखलंदाजी कर रही हैं। श्रीमती ओल्सेन की सेहत कमजोर थी और उनमें ऊर्जा की कमी थी, इसलिए आंटी साउथ को उनसे बहुत लगाव था। तुम्हें उस औरत की बेटी की इतनी चिंता क्यों है? श्रीमती ओल्सेन ने अपना सिर नीचे कर लिया। इसला और टेलर घर पर नहीं थे, इसलिए दोनों दिल खोलकर बातें कर सके। श्रीमती ओल्सन ने अचानक कहा, आंटी साउथ, सच कहूं तो मुझे भी नहीं पता। आंटी साउथ चौंक गईं। जोडी साउथ ने भावशून्य भाव से सामने देखा। जैसा कि आप जानते हैं, मैं कभी भी निस्वार्थ स्वभाव की नहीं रही, लेकिन अजीब बात है कि जब मैंने उसे पहली बार एक बच्चे के रूप में देखा था, तब से ही वह मुझे बहुत प्यारी लगी। मेरे दिल में उसके लिए एक अवर्णनीय प्रेम और उसकी रक्षा करने की एक अदम्य इच्छा थी, मानो वह मेरी अपनी बेटी हो। आंटी साउथ को छोटी केरा भी याद आ गई। उसके फटे पुराने कपड़े याद आ गए और पोपी ने उसे कैसे डांटा और पीटा था। आंटी साउथ ने आह भरी। वह वाकई दयनीय थी। बेचारी बच्ची ऐसी गैरजिम्मेदार माँ के साथ फंस गई। हालांकि उसने जल्दी से बात बदल दी, लेकिन मैडम, वो तो आखिर एक बाहरी इंसान है। और तो और उसकी माँ कितनी दुष्ट थी, और जब से वो गई है, वो कभी आपसे मिलने नहीं आई। वो एक कृतघ्न औरत है। श्रीमती ओल्सेन ने पलटकर जवाब दिया, जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। याद रहे, केरा ने ही मिस्टर हॉटन से अस्पताल में मेरे लिए कमरा और वो दवाइयां दिलाने में मदद मांगी थी। आंटी साउथ ने नाराजगी भरी सिसकी भरी। अगर वो इतना भी मदद नहीं करती तो उसका दिल बहुत ठंडा है। मिसेज ओल्सेन, इतनी छोटी सी नेकी से खुद को मत बहकने दो। तुम भी तो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, श्रीमती ओल्सन ने उसकी ओर मुड़कर देखा। आंटी साउथ अचानक रुक गईं। मेरा मतलब है कि आपने जरूर सब कुछ अनुभव किया होगा और आपको ये समझना चाहिए कि ये सारी सांसारिक संपत्तियां बाहरी धन है और सबसे ज्यादा मायने रखती हैं संगति। डॉक्टर साउथ के बारे में सोचो। उन्होंने तुम्हारा बहुत ध्यान रखा है। उन्होंने तुम पर कितनी मेहनत की है। वो हर साल तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें तोहफे भेजते हैं और कोई भी त्योहार नहीं छोड़ते, बिल्कुल एक सगे बेटे की तरह। अगर डॉक्टर साउथ केरा को नहीं छोड़ना चाहते तो उन्हें मुश्किल में मत डालो।
इस मामले में डॉक्टर साउथ ही असली शिकार है। यह सुनकर मिसेज ओल्सन ने धीमी सांस छोड़ते हुए कहा, मैं समझ गई। एक तरफ केरा थी जिसे उसने बचपन से पाला था, और दूसरी तरफ डॉक्टर साउथ थे जिन्होंने उसके लिए बहुत कुछ त्याग किया था। श्रीमती ओल्सेन भी डॉक्टर साउथ को दुखी नहीं करना चाहती थी। कुछ देर बाद प्रवेश द्वार से शोर सुनाई दिया। इसला घर लौट आया था। श्रीमती ओल्सन जल्दी से खड़ी हुई, उसके पास गई और पूछा, इसला, हॉटन ग्रुप ने केरा के मामले को कैसे संभाला? मिसेज ओल्सेन की हालत देखकर इसला की मुठ्ठियां भींच गईं। क्या तुमने उससे नहीं पूछा? नहीं, मुझे डर था कि अगर मैंने उससे सीधे पूछा तो उस पर दबाव पड़ेगा और वह परेशान हो जाएगी। इसला और भी परेशान दिखी। वह ठीक है, जैक ने उसे जिम्मेदार नहीं ठहराया। मिसेज ओल्सेन ने राहत की सांस ली। ये तो राहत की बात है। इसला, किसी दिन जैक को खाने पर बुलाओ। मैं उसका सही मायने में शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। इसला का चेहरा तनावग्रस्त हो गया। ठीक है। हॉटन ग्रुप ने डॉक्टर साउथ की पहचान सार्वजनिक न करने का आदेश जारी किया था। कंपनी के भीतर केवल अनुसंधान एवं विकास प्रभाग की खूबसूरत प्रशिक्षु को ही डॉक्टर साउथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन उनका वास्तविक नाम ज्ञात नहीं था। जैसे ही इसला इस पर विचार कर रही थी, दरवाजे की घंटी बजी। नानी के दरवाजा खोलने के बाद केरा अंदर चली गई। श्रीमती ओल्सेन उसे देखकर आश्चर्यचकित और प्रसन्न हुई। केरा, तुम यहाँ क्यों आए हो? केरा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्या आपने मुझे यहाँ आमंत्रित नहीं किया? श्रीमती ओल्सेन उलझन में थी। जबकि वह अभी भी उलझन में दिख रही थी, केरा ने डॉक्टर साउथ की व्हाट्सएप चैट खोली और उसे श्रीमती ओल्सन को दिखाने के लिए आगे बढ़ाया। व्हाट्सएप स्क्रीन पर चैट संदेश देखकर श्रीमती ओल्सन आश्चर्यचकित हो गई और उनकी आंखें विस्मय से चौड़ी हो गईं। आंटी साउथ को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने जल्दी से आगे बढ़कर अपनी चिंता जाहिर की। मिसेज ओल्सन, क्या डॉक्टर साउथ को आना नहीं चाहिए? मिस केरा का डॉक्टर साउथ से कुछ मनमुटाव हो गया है। शायद उनका मिलना ठीक ना हो, है ना? कहने का मतलब था कि केरा को तुरंत वहां से चले जाना चाहिए। आंटी साउथ ने वर्षों से अपना सारा ध्यान श्रीमती ओल्सन पर लगाया था। उन्होंने देखा कि श्रीमती ओल्सन को उनकी याद आती थी, लेकिन केरा कभी घर नहीं आती थी, जिससे आंटी साउथ को लगता था कि केरा बहुत रूखी है और वह श्रीमती ओल्सन के स्नेह के लायक नहीं है। इस प्रकार उसका स्वर काफी कठोर था। लेकिन जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, मिसेज ओल्सन ने उसकी कलाई पकड़ ली। आंटी साउथ, केरा डॉक्टर साउथ है। आंटी साउथ चौंक गई। क्या? उसने आश्चर्य से केरा की ओर देखा। उसकी प्रारंभिक आपत्तियां और नापसंदगी एक पल में ही खत्म हो गईं। इसला ने गुस्से से केरा को घूरा। उसे लगा कि वह दिखावा करने आई है। इस डर से कि उसकी मां इस मामले को बहुत गहराई से लेगी, वह ऊपर की ओर भागी। मिसेज ओल्सन ने उसकी हरकतें देखी, थोड़ा सा मुंह बनाया, फिर हल्के से केरा के कंधे पर थपथपाया और शिकायत की, मेरी बच्ची, मेरे पीठ पीछे इस परिवार के लिए इतना कुछ किया है, मुझसे ये क्यों छिपा रही हो? केरा के चेहरे पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी नाक में झुनझुनी हो रही थी। मुझे माफ करना। तुम माफी क्यों मांग रही हो? तुम हमेशा से ही होशियार रही हो, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम अपने पेशेवर क्षेत्र में इतना कुछ कर पाओगी। श्रीमती ओल्सन ने केरा का हाथ पकड़कर उसे सोफे की ओर ले जाते हुए कहा। केरा, बताओ, प्लान चोरी वाली घटना में असल में क्या हुआ था? क्या इसला ने तुम्हें फंसाया था? केरा ने उसे सोफे पर बिठाया और बात को कमजोर कर दिया। ये बस एक गलतफहमी है। श्रीमती ओल्सन की सेहत ठीक नहीं थी, इसलिए वे कई सालों से कंपनी और घर के काम नहीं संभाल पा रही थी। वे ईमानदार और उदार थीं और अपने बच्चों को हमेशा साफ विवेक से काम करने की शिक्षा देती थीं। अगर उसे पता चले कि उसकी अपनी बेटी ने किसी को फंसाया है, तो निश्चित रूप से उसका दिल टूट जाएगा, जिससे अंततः उसके शरीर को नुकसान पहुंचेगा। केरा उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने धीरे से बात बदल दी। मैं आज यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी किसी काम में मदद करो। श्रीमती ओल्सन ने तुरंत पूछा, यह क्या है? केरा ने एक पल सोचा, मेरी एक दोस्त को कुछ जानकारी मिली है। निकट भविष्य में एक शेयर की कीमत बढ़ने वाली है। वह चाहती थी कि मैं उसमें निवेश करूं। हालांकि मेरी कंपनी सार्वजनिक होने वाली है और मेरे पास पर्याप्त तरल संपत्ति नहीं है। मिसेज ओल्सन समझ गई और उनकी बात बीच में ही रोककर बोली, आपको कितने की जरूरत है? ओल्सन परिवार की संपत्तियों पर कड़ी नजर रखने के कारण केरा को अच्छी तरह पता था कि कंपनी और परिवार के पास क्या क्या है। उसने बड़ी सावधानी से 15 मिलियन का आंकड़ा बताया। इसला की स्थिति का आकलन करते हुए, यदि उसने ओल्सन परिवार से अधिकांश धन उधार लिया था,
इसला फिनले हिल के लिए 5 मिलियन इकट्ठा करने में सक्षम नहीं होगा। श्रीमती ओल्सेन ने एक पल सोचा और कहा, मेरे पास घर और कंपनी में कुल मिलाकर 17 मिलियन 30,000 डॉलर है। क्या मैं आपको 17 मिलियन उधार दे दूं? क्या ये पर्याप्त होगा? केरा के दिल में गर्माहट दौड़ गई। हाँ, उन्हें उम्मीद थी कि इसला और फिनले हिल के बीच का रहस्य श्रीमती ओल्सन को प्रभावित नहीं करेगा। इस तरह श्रीमती ओल्सेन के प्रति सम्मान के कारण वह इसला को बचाने में मदद करने पर विचार कर सकती है। लेकिन अगर इसला ने श्रीमती ओल्सेन को चोट पहुंचाई तो केरा निर्दयता से कार्य करेगी। घर से निकलने के बाद सैमुएल ने उसे अस्पताल छोड़ दिया। उसी समय एक लग्जरी कार पार्किंग में खड़ी हुई। लुइस बेंटले से बाहर निकले और उनका चिकना काला सूट उनके पतले शरीर को और अधिक उभार रहा था तथा उनके स्वाभाविक रूप से उल्लेखनीय चेहरे के सम्मोहक आकर्षण को और भी बढ़ा रहा था। टॉम ने केरा को देखा और शीघ्रता से उसे सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। मिस ओल्सेन, आप वापस आ गईं। लुइस ने सहज ही ऊपर देखा। केरा के चेहरे पर आमतौर पर ऐसे ही एक विद्रोही भाव होता था, लेकिन वह गहरी सोच में डूबी हुई थी और उसके चेहरे पर उदासी का भाव था। टॉम की आवाज सुनकर वह उसकी ओर देखने के लिए मुड़ी और अपने कदम रोक लिए, मानो उनका इंतजार कर रही हो। लुइस सहज रूप से उसके साथ चलने के लिए आगे बढ़ा और वे दोनों साथ साथ चलने लगे। उसने उसके अपरिवर्तित भाव पर नजर डाली, मानो कुछ सोच रहा हो, और एक सहज बातचीत शुरू कर दी। मिस ओल्सेन, क्या आप अपनी माँ की वजह से परेशान हैं? केरा ने उसकी ओर देखा। हम। लुइस ने सीधे आगे देखा। उसकी गहरी आवाज धीरे धीरे धीमी होती गई और उसने कहा, सच कहूं तो कुछ पारिवारिक बंधनों को जबरदस्ती बनाने की जरूरत नहीं होती। कुछ लोग माँ बनने के लायक नहीं होते। ये बिल्कुल ठीक है कि आप उनके साथ अजनबी जैसा व्यवहार करें। केरा ने मुंह खोला, कहना चाहती थी कि उसे इस बात से कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आमतौर पर बोलने में असमर्थ उस आदमी को गंभीर देखकर वह एक पल के लिए रुक गई। पार्किंग से लेकर अस्पताल के वार्ड तक पेड़ों से घिरा रास्ता था। पत्तों के बीच से छनकर आती धूप उसके चेहरे पर छनकर आ रही थी और उसके खूबसूरत चेहरे पर अकेलेपन का एहसास भर रही थी। उसने अभी अभी कहा था उन्हें। बूढ़ी श्रीमती हॉटन की बातूनीपन को याद करते हुए केरा को एहसास हुआ कि बूढ़ी महिला ने कभी भी लुइस की मां का उल्लेख नहीं किया। क्या इसका मतलब ये था कि उन दोनों का दुर्भाग्य एक जैसा था? अचानक केरा ने उसे एक बड़ी मुस्कान दी। तुम सही हो। उसकी हंसी इतनी संक्रामक थी मानो उसकी सारी चिंताएं उसकी मुस्कुराहट के साथ दूर हो गईं, जिससे लुइस का मूड भी अच्छा हो गया। उसने अजीब तरह से नजरें घुमाई और विषय बदल दिया। चिंता मत करो, मैंने पहले ही अनुसंधान एवं विकास विभाग को निर्देश दे दिया है कि तुम्हारी पहचान उजागर न की जाए। केरा की आंखें धीरे से चमक उठी। शुक्रिया। वह उद्योग जगत में अनावश्यक व्यवधान से बचने के लिए अपनी पहचान उजागर करने को तैयार नहीं थी। लुइस ने उदासीनता से उत्तर दिया, आपका स्वागत है। केरा को अचानक कुछ याद आया। तुमने आज सुबह कहा था कि तुम्हें सैमुअल के बारे में कुछ खबर बतानी है। वो क्या है? ये सुनकर लुइस का चेहरा थोड़ा तनावग्रस्त हो गया। टॉम, जो उन दोनों के पीछे चल रहा था, शर्मिंदा होकर वहीं रुक गया। पहले तो उसने सोचा कि सैमुअल कीरा का बॉयफ्रेंड है, इसलिए बॉस उसे आगाह करना चाहता था कि सैमुअल औरतों का दीवाना है। लेकिन उसे हैरानी हुई कि सैमुअल असल में कीरा के लिए काम कर रहा था। अब वह ये बात कैसे बता सकता था? टॉम सोच ही रहा था कि उसने लुइस को यूं ही कहते सुना, मुझे लगता है सैमुअल वाकई एक स्थिर, मेहनती और भरोसेमंद इंसान है। वह एक बेहतरीन कर्मचारी है। टॉम के मुंह का कोना सिकुड़ गया। दूसरी ओर केरा उलझन में थी। ये बात इतनी परिचित क्यों लगी? जैसे ही वह आगे कुछ पूछने ही वाली थी, लुइस का फोन बज उठा। उसने राहत की सांस ली। उसने अपनी गति तेज कर दी ताकि दोनों के बीच थोड़ी दूरी बन जाए और फिर फोन उठाया। दूसरी तरफ से जो कुछ भी कहा गया, उससे उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। यह देखकर टॉम फुसफुसाया, जरूर एलन परिवार के साथ फिर से सहयोग की बात होगी। पता नहीं फ्रेंकी एलन को क्या हो गया। उसने अचानक जैक हॉटन को इस प्रोजेक्ट में खींच लिया और जैक के साथ भविष्य के सहयोग के बारे में विस्तार से बात करने पर जोर दिया। ये कहते हुए वह खुद को ये कहते हुए रोक नहीं पाया, आज तुमने जैक का चेहरा खराब कर दिया था, लेकिन अब वह फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो गया है और पहले से भी ज्यादा घमंडी हो गया है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वह एलन परिवार के साथ कैसे उलझ गया। बातचीत करते हुए वे तीनों रोगी विभाग में दाखिल हुए। केरा तीसरी मंजिल पर जाने ही वाली थी कि एक जानी पहचानी शख्सियत ने उसकी नजरें खींच ली। रेबेका एलन और एक अधेड़ उम्र का जोड़ा लॉबी में बैठे थे, मानो किसी का इंतजार कर रहे हो। जब उन्होंने उसे देखा तो वे सीधे खड़े हो गए। उनकी आंखें पहचान से चमक रही थी,
और रेबेका ने पुकारा, मेरी जान बचाने वाली। लुइस तेजी से चला और पहले ही सीढ़ियों से ऊपर चला गया था। केरा रेबेका के पास गई। वह मरीज की वर्दी पहने व्हीलचेयर पर बैठी थी। जब वह घबराहट में उठने की कोशिश कर रही थी तो उसके बगल में खड़ी एक बुजुर्ग महिला ने उसे तुरंत बैठने में मदद की। तुम्हें बैठ जाना चाहिए। रेबेका ने बैठने के बाद अपने बगल में बैठे 2 लोगों का परिचय केरा से कराया। मिस, ये मेरे माता पिता हैं। जैसे ही उसने बात खत्म की, रेबेका की मां श्रीमती एलन ने कृतज्ञता से लाल आंखों से केरा का हाथ पकड़ लिया। अच्छी बच्ची, हमारी रेबेका को बचाने के लिए शुक्रिया। मैंने बाद में नर्सों से इस स्थिति के बारे में पूछा था। तुम्हारे बिना रेबेका बच नहीं पाती। केरा को समझ नहीं आ रहा था कि इस भावुकता पर क्या प्रतिक्रिया दे। उसने बस इतना कहा, इसकी चिंता मत करो। केरा की बेचैनी देखकर मिस्टर एलन ने हस्तक्षेप किया। मिस ओल्सेन, एलन परिवार आपका ऋणी है। भविष्य में अगर आपको किसी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक पूछिएगा। केरा ने कहा, मिस्टर एलन, आप बहुत दयालु हैं। यह एक संयोग से ज्यादा कुछ नहीं था। कार्यवाही करना। वह रेबेका की ओर मुड़ी, क्या तुम्हारी सर्जरी हो गई है? हाँ, अब मुझे शारीरिक पुनर्वास से गुजरना होगा। मिस, मैं पुनर्वास भवन में ही रहूंगा। क्या आप जब खाली हो मुझसे मिलने आएंगी? जरूर। रेबेका इतनी स्वस्थ नहीं थी कि वह ज्यादा देर तक बाहर रह सके, इसलिए अलग होने से पहले दोनों ने एक दूसरे से व्हाट्सएप पर संपर्क किया। जैसे ही श्रीमती एलन ने रेबेका को उसके वार्ड में वापस धकेला, उन्होंने कहा, मिस ओल्सेन की आंखें कितनी साफ है। वह एक अच्छी इंसान लगती है। जानू, सुन रही हो? आप किस बारे में सोच रहे हैं? मिस्टर एलन को होश आया। आह, मैं तो बस। मिस ओल्सेन जानी पहचानी लग रही है। कैसे परिचित? वार्ड से फ्रेंकी की आवाज आई, जिसने उन्हें बीच में ही रोक दिया। उन्हें पता ही नहीं चला कि फ्रेंकी और एक अजनबी कमरे में सोफे पर बैठे थे। अजनबी ने उन्हें देखते ही तुरंत खड़ा होकर उनका अभिवादन किया। नमस्ते श्रीमान एलन, श्रीमती एलन, मिस एलन। मिस्टर एलन खुश नहीं थे। उन्हें लगा कि उनके बेटे ने रेबेका को परेशान किया है। रेबेका भी बाहरी लोगों से मिलना नहीं चाहती थी। जैसे ही हर कोई थोड़ा प्रतिरोध महसूस कर रहा था, फ्रेंकी बोल पड़ा, यह मिस है ओल्सन के मंगेतर मिस्टर जैक हॉटन। वह रेबेका से मिलने आए हैं। ये सुनकर तीनों के चेहरे के भाव तुरंत बदल गए। रेबेका ने उत्सुकता से जैक की ओर देखा। श्रीमान और श्रीमती एलन ने उनसे कुछ बातें की। जैक के जाने के बाद मिस्टर और मिसेज एलन ने एक दूसरे को देखा और धीमी आवाज में कहा, मिस ओल्सेन बहुत ही खूबसूरत और सुसंस्कृत लग रही है। यह अफसोस की बात है कि उनका मंगेतर इतना। खैर, हम दूसरों की पसंद का आकलन नहीं कर सकते। सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत। फ्रेंकी ने आइला के बारे में सोचते हुए भौहें सिकोड़ते हुए कहा, माँ, पिताजी, आप लोग किसी को सचमुच गलत समझ सकते हैं। मिस ओल्सेन जो चाहती हैं वह आपकी सोच से कहीं ज्यादा है। श्री एलन आश्चर्यचकित रह गए। उसने कोई अनुरोध नहीं किया है। फ्रेंकी ने उपहास किया। उसने मुझे अपने मंगेतर से मिलवाया और साफ साफ कहा कि मैं उसका साथ दूं। अगर हॉटन ग्रुप के साथ हमारा सहयोग सफल रहा तो हम हॉटन परिवार की मुख्य शाखा का साथ देंगे। लुइस को संभालना आसान नहीं है। वो हमें इस विवाद में घसीट रही है, क्या यही काफी नहीं? कम से कम वो इतनी समझदार तो है कि कोई और फरमाइश नहीं करेगी। मिस्टर एलन ने भौहें चढ़ाई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस ओल्सेन ऐसी इंसान होंगी। मिसेज एलन ने भी आह भरी। उन्होंने रेबेका को बचाया। हमें इस एहसान का बदला जितना हो सके चुकाना चाहिए। हालांकि यह अफसोस की बात है। मुझे लगा था कि रेबेका को एक करीबी दोस्त मिल सकता था। यह सुनकर फ्रेंकी ने रेबेका की तरफ नाराज होकर देखा। भविष्य में मिस ओल्सेन और उनके मंगेतर से दूर रहना। वे अच्छे लोग नहीं हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि इस बार हम उनके एहसान का बदला पैसों से चुका पाए। रेबेका के चेहरे के भाव बदल गए। मिस ओल्सेन ऐसी इंसान नहीं है। फ्रेंकी ने आह भरी, रेबेका, क्या तुमने सबक नहीं सीखा? तुम किसी किताब का अंदाजा उसके कवर से नहीं लगा सकती। रेबेका पूरी तरह चुप रही। मिस ओल्सेन ही वह व्यक्ति थी जिन्होंने उनके जीवन के अंतिम क्षण में उन्हें आशा दी। उसे विश्वास नहीं था कि मिस ओल्सेन उस तरह की व्यक्ति थी। यद्यपि वृद्ध श्रीमती हॉटन ने पहले ही कहा था कि वह नहीं चाहती कि हॉटन परिवार के अन्य सदस्य उनसे मिलने आए, फिर भी जैक अस्पताल पहुंचने के बाद उनके वार्ड की ओर चल पड़ा। वह दरवाजे पर पहुंचा और शीशे की खिड़की से उसने लुइस और कीरा को सोफे पर बैठे देखा। दोनों अपने लैपटॉप पर काम कर रहे थे। वे बात तो नहीं कर रहे थे, लेकिन वह सुरीली आवाज उसकी आंखों में चुभ रही थी। वह अंदर गया, वृद्ध श्रीमती हॉटन का अभिवादन किया और फिर चला गया।
जब वह लुइस के पास से गुजर रहा था तो अचानक रुक गया। पहले उसे सबसे ज्यादा डर अपने छोटे चाचा से लगता था, लेकिन आज केरा ने जैक को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया, उसकी तरफ एक नजर भी नहीं डाली, जिससे जैक को लगा जैसे वो बहुत ऊपर है और अछूत है। उसके सीने में एक अनजाना सा गुस्सा उमड़ आया, जिससे उसे थोड़ी और हिम्मत मिली। उसने कहा, अंकल, मिस्टर एलन मुझे बहुत महत्व देते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे इस प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी लेने दीजिए, लेकिन लगता है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विभाग के उपाध्यक्ष का मेरा पद काफी नहीं है। शायद मुझे प्रोजेक्ट विभाग के निदेशक का पद दे दिया जाए। जैसे ही उन्होंने यह बात कही, पूरे वार्ड का माहौल अचानक अजीब हो गया। केरा ने कोई जवाब नहीं दिया, केवल लुइस की ओर देखा। क्या सीधे तौर पर सत्ता और रुतबे की मांग करके जैक लुइस को खुली चुनौती देने के लिए एलन परिवार के समर्थन का इस्तेमाल कर रहा था? यह कहना मुश्किल था कि लुइस समझौता करेगा या नहीं। लुइस ने ऊपर देखा, उसकी गहरी आंखें जैक को घूर रही थी। फिर उसने बेपरवाही से कहा, तुम्हें लगता है कि प्रोजेक्ट विभाग के निदेशक का पद ही काफी है? वे शब्द, जैक का दिल खुशी से उछल पड़ा। ऐसा लग रहा था कि एलन परिवार ने उसके चाचा पर दबाव डाला था। लेकिन जैसे ही वह इस बात पर विचार कर रहा था, लुइस की धीमी आवाज फिर गूंजी, तो फिर मेरी स्थिति क्या होगी? जैक की सांसें रुक गईं और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य दबाव उसके सिर पर आ पड़ा हो। बेशक वह परिवार का मुखिया बनना चाहता था, लेकिन उसके चाचा ने इसे बहुत हल्के ढंग से कहा था। फिर भी उसकी आवाज में गुस्से की एक गहरी धारा थी, खासकर उसकी काली आंखों की बर्फीली गहराई में। जैक की रीढ़ में एक सिहरन सी दौड़ गई। उसे लगा कि वह अपनी गहराई से बाहर आ गया है और उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने निगलते हुए आखिरकार अपना सिर झुका लिया, मेरी हिम्मत नहीं होगी। हालांकि उसने ऊपर नहीं देखा, फिर भी उसे उसकी नजरें मूर्त होती हुई महसूस हो रही थी। जैक को अपनी रीढ़ में एक ठंडक सी महसूस हुई। एक लंबे विराम के बाद उसने लुइस की उदासीन आवाज सुनी, भविष्य में अगर कोई जरूरी काम ना हो तो दादी के घर मत आना। जैक ने राहत की गहरी सांस ली और चला गया। वार्ड से बाहर निकलते ही वह पश्चाताप और शर्म से भर गया। उसे लगा कि उसने केरा के सामने अपना अपमान महसूस किया है। वार्ड के अंदर जैक को गुस्से में जाते देख टॉम ने मुंह बिचकाते हुए कहा, प्रोजेक्ट अभी शुरू भी नहीं हुआ है और वो प्रमोशन चाहता है। मैंने आज तक किसी को इतना घमंडी नहीं देखा। खैर बॉस, क्या आपके साफ इनकार से एलन परिवार में कलह नहीं मचेगी? लुइस चुप था। टॉम ने चुपचाप आह भरी। ये देखकर केरा ने सावधानी से पूछा, क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? टॉम ने तुरंत जवाब दिया, एलन के साथ सहयोग परियोजना नई ऊर्जा के बारे में नहीं है, इसलिए आप मदद नहीं कर सकते। इसके अलावा आप एलन परिवार में किसी को जानते भी नहीं हैं। केरा ने और कुछ नहीं कहा। रात भर कमरा शांत रहा। अगली सुबह टॉम खबर लेकर आया। पता चला है कि बॉस एलियन की बहन इसी अस्पताल में भर्ती है। बॉस, आपको उससे मिलना चाहिए, न सिर्फ इसलिए कि यह सही है, बल्कि एलन परिवार के साथ हमारे रिश्ते भी बेहतर होंगे। लुइस ने भौहें चढ़ाई, यह अनुचित है। टॉम ने एक पल सोचा, वाकई यह अनुचित है क्योंकि वह एक महिला है। उसने अचानक केरा की ओर देखा। मिस ऑल्सेन, आप नामात्र की मिस्टर हॉटन की पत्नी हैं। शायद आप मिस्टर हॉटन के साथ उनसे मिलने आ सकती हैं। यह सुनकर लुइस अपनी टाई बांधते हुए रुक गया, लेकिन उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। यह देखकर केरा ने सिर हिलाया, ठीक है। उनकी बातचीत सुनकर बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने उत्सुकता से पूछा, कौन सा एलन परिवार? टॉम ने सहजता से लुइस की ओर देखा, लेकिन जवाब देने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हालांकि लुइस ने बताया, ग्लांस से एलन परिवार। जैसे ही ये शब्द उसके होठों से निकले, बूढ़ी श्रीमती हॉटन के चेहरे पर आश्चर्य की झलक दिखाई दी। केरा, जो बहुत ही संवेदनशील थी, ने महसूस किया कि कमरे का माहौल थोड़ा तनावपूर्ण हो गया था। उसकी हिरनी जैसी आंखों ने टॉम को ध्यान से देखने से पहले लुइस का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया। टॉम ने उसे सावधानी से संकेत दिया कि वह लापरवाही से बात न करे। तभी नज नाश्ता लेकर अंदर आई। केरा बूढ़ी श्रीमती हॉटन को मेज तक ले गई जहां खाना सजाया गया था। वे तीनों आमतौर पर खाना खाते समय बातचीत से बचते थे, लेकिन आज बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने अपना आधा कटोरा दूध पी लिया और चम्मच नीचे रख दिया। बेटे, क्या तुम्हारे लिए एलन परिवार के साथ काम न करना ही बेहतर नहीं है? केरा ने लुइस की ओर देखा। आदमी ने अपनी नजरें नीची कर ली। उसकी लंबी पलकें उसके विचारों को ढक रही थीं, जिससे वे गूढ़ हो गए थे। यह देखकर टॉम ने तुरंत सुझाव दिया, मिस ऑल्सेन, अगर सब ठीक हो तो क्या हम डॉक्टर से बूढ़ी श्रीमती हॉटन की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछें? केरा ने इन शब्दों से अंदाजा लगाया कि टॉम कमरा खाली करने की कोशिश कर रहा था।
उसने अंदाजा लगाया कि बाकी बातचीत उन्हें सुनने के लिए नहीं थी। उसने आधा खाया हुआ सैंडविच उठाया और टॉम के साथ कमरे से बाहर जाने ही वाली थी कि बूढ़ी मिसेज हॉटन ने उसका हाथ पकड़ लिया। मेरी प्यारी, तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। तुम हम में से ही एक हो, कोई बाहरी नहीं। देर सवेर तुम्हें इस परिवार की गड़बड़ के बारे में पता चल ही जाएगा। टॉम ने सहज ही लुईस की ओर देखा। लुईस ने अपनी भौहें सिकोड़ ली, थोड़ा नाखुश सा दिख रहा था। उसने मुंह तो खोला लेकिन अंततः कुछ नहीं कहा। टॉम चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया और दरवाजा बंद कर लिया। वह बाहर पहरा देने लगा ताकि कोई अंदर न घुस आए और कोई छुपकर बातें न सुन ले। यह देखकर केरा समझ गई कि उसे हॉटन परिवार के कुछ राज पता चलने वाले हैं। उसे अजीब सा महसूस हुआ, समझ नहीं आ रहा था कि रुक जाए या चली जाए। आखिरकार वह लुईस की असली पत्नी या प्रेमिका तो थी नहीं। क्या उनके लिए उनकी बातचीत सुनना उचित था? जैसे ही वह इस दुविधा में फंसी, बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने उससे बात शुरू की। मेरी प्यारी, मैंने तुमसे अपने बिगड़ेल बच्चे की मां के बारे में कभी बात नहीं की, है ना? केरा ने सावधानी से लुईस की तरफ देखा और पाया कि वह उनकी बातचीत में कोई दखल दिए बिना लापरवाही से अपनी रोटी खा रहा था। उसने आगे बढ़कर पूछा, क्या मिस्टर हॉटन की मां एलन परिवार से संबंधित थी? बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने उनकी सूक्ष्म बातचीत पर ध्यान दिए बिना एक गहरी सांस ली और स्वीकार किया, उनका एलन परिवार से कोई संबंध नहीं है, बल्कि श्रीमती एलन से है। दरअसल उस बिगड़ेल बच्चे की मां श्रीमती एलियन की बहन है। वह अतीत के बारे में बताती रही। सालों पहले हम क्लेंस के डेविस परिवार के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करना चाहते थे। मेरे असफल बेटे ने अपनी युवावस्था में एक बार तलाक ले लिया था। जब वह 40 से थोड़ा ऊपर था तो उसने डेविस परिवार की एक 20 साल की लड़की से शादी कर ली। जब वह गर्भवती हुई तो हमें पता चला कि उसकी पूर्व पत्नी ने चुपके से एक बेटे का पालन पोषण किया था जो लुईस का बड़ा भाई था। केरा मानसिक रूप से इन रिश्तों को सुलझा रही थी। मिस डेविस लुईस की मां होती। उसके ससुर नाथन हॉटन का अपनी पूर्व पत्नी से एक बेटा था। वह बच्चा लुईस का बड़ा भाई ओलिवर हॉटन था, जो जैक हॉटन का पिता भी था। ओलिवर और लुईस सौतेले भाई थे, इसलिए कोई आश्चर्य नहीं कि उनके बीच मतभेद थे। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने आगे कहा, अपनी उम्र से लगभग दुगुनी उम्र के आदमी से शादी करना युवा मिस डेविस के लिए कोई आकर्षक बात नहीं थी। यह सिर्फ एक व्यावसायिक समझौता था। वह काफी अनिच्छुक थी और धोखे का पता चलने पर वह आग बबूला हो गई। वह एक गुस्सैल महिला थी और उन्होंने 7 महीने की गर्भवती होने पर सी सेक्शन का विकल्प चुना। उस बिगड़ेल बच्चे को जन्म देने के बाद उन्होंने एक कठोर तलाक की मांग की और डेविस के घर वापस चली गईं। और ऐसा होना भी वाजिब था, लेकिन डेविस परिवार हॉटन परिवार से नाराज हो गया और दोनों परिवारों के बीच सभी तरह के संवाद टूट गए। ये बात बताते हुए वृद्ध श्रीमती हॉटन कुछ व्यथित दिखी। केरा ने लुईस की ओर देखते हुए अपने होंठ भींच लिए। लुईस के पिता नाथन हॉटन अपने बेटे के अस्तित्व के बारे में जानते थे या नहीं, और क्या उन्होंने सचमुच लुईस की मां को धोखा दिया था, यह अब अप्रासंगिक विषय बन गया था। बहरहाल इस बात पर कोई बहस नहीं थी कि मिस डेविस को तलाक मांगने का पूरा अधिकार था। लेकिन वह इतनी निर्दयी कैसे हो सकती है कि 7 महीने की उम्र में समय से पहले पैदा हुए अपने बच्चे को हॉटन परिवार के पास छोड़ दे? क्या वह तलाक के बाद तक बच्चे को जन्म देने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थी, या फिर 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकती थी जब तक कि बच्चा जन्म देने के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाए? वह पहले से ही 7 महीने का गर्भ था। वह एक जीवन था। उसे बूढ़ी श्रीमती हॉटन की कही एक बात याद आई कि नवजात शिशु के रूप में लुईस का वजन सिर्फ 1.5 पाउंड के आसपास था। उसे 3 महीने तक नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई में रखा गया था, जहां उसके शरीर में नलियां लगी हुई थी। उसकी हालत इतनी गंभीर थी कि कई बार तो वह लगभग बच ही नहीं पाया था, इसलिए बूढ़ी महिला ने उसका उपनाम पिल्ला रख दिया था। तो बस यूं ही हुआ। उसे लुईस की कही बात याद आ गई जो उसने दिलासा देने के लिए कही थी। कुछ लोग मां बनने के लायक नहीं होते। आप उनके साथ बस अजनबी जैसा व्यवहार कर सकते हैं। केरा ने गहरी सांस ली। उसे लगा जैसे उसकी छाती में जकड़न हो रही है। सच तो यह था कि लुईस भी बिल्कुल उसकी तरह था। उसे भी उसकी जैविक मां ने त्याग दिया था। उसने लुईस की तरफ देखा, जो सिर झुकाए दूध पी रहा था। उसके सुंदर चेहरे लोहे जैसे सख्त लग रहे थे, जिससे वह दूर दूर का लग रहा था। उस अलग थलग व्यवहार में टूटन का भाव झलक रहा था। केरा के दिल में एक खिंचाव सा महसूस हुआ। उसे अचानक उसे गले लगाने की इच्छा हुई। बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने भौहें सिकोड़ते हुए आह भरी। मैंने सुना है कि श्रीमती एलन और उस बच्चे की जैविक मां बहुत करीबी बहनें थीं। इसी वजह से एलन परिवार इतने सालों तक हॉटन परिवार को नापसंद करता रहा।
सबके अपने अपने नजरिए थे और कोई भी सही या गलत नहीं था। अगर इससे आपके रिश्ते में खटास आ रही है तो क्या इस साझेदारी को जबरदस्ती थोपना जरूरी है? लुइस ने दूध का गिलास नीचे रखा, रुमाल से अपना मुंह पोंछा और आखिरकार ऊपर देखा। हम सब वयस्क हैं और काम हमेशा हमारे हितों पर निर्भर करता है। हम पुरानी शिकायतों को सामने नहीं लाते। वो उठ खड़ा हुआ। दादी, चिंता मत करो, मैं अपने साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। केरा लुइस के पीछे पीछे अस्पताल के वार्ड से पुनर्वास विभाग की ओर चल रही थी। हालांकि उन्हें पुनर्वास विभाग के प्रवेश द्वार पर रोक दिया गया। फ्रेंकी की सचिव ने गंभीर भाव से माफी मांगी। मिस्टर हॉटन, मिस एलन की तबीयत ठीक नहीं है। उनके लिए मेहमानों का स्वागत करना ठीक नहीं है। यह सुनकर टॉम गुस्से से भड़क उठा। यह एलन परिवार के लिए सम्मान की बात है कि हमारे मिस्टर हॉटन यहां आने के लिए तैयार हुए। उन्होंने हमें भगाने की हिम्मत कैसे की? सचिव ने तुरंत स्पष्टीकरण दिया। कोई बात नहीं, उसकी हालत वाकई ठीक नहीं है। इससे पहले कि टॉम जवाब दे पाता, लुइस ने हस्तक्षेप किया। चलो चलें। तीनों जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से वापस जाने लगे। रास्ते में टॉम गुस्से से भर गया। ये तो लानत है। क्या उन्हें सचमुच लगता है कि हम उनसे डरते हैं? हम तो बस मुसीबत खड़ी करने से बच रहे हैं। परसों जैक मरीज से मिलने गया था, लेकिन आज उन्हें रोक दिया गया। अगर ये लीक हो जाए तो क्या इससे उनके बॉस कमजोर नहीं दिखेंगे? हालांकि लुइस ने शांति से कहा, फ्रैंकी एलन घमंडी नहीं है। उसकी बहन जरूर सचमुच बीमार होगी। तभी टॉम ने शिकायत करना बंद कर दिया। लुइस को कंपनी में आना था, इसलिए वह पार्किंग एरिया में टॉम से अलग हो गया। केरा ने एक गहरी सांस ली और बूढ़ी श्रीमती हॉटन के वार्ड में लौटने की तैयारी करने लगी। तभी उसका फोन बज उठा। ये रेबेका के भाई का संदेश था। मिस ऑल्सेन, क्या आप अस्पताल आ सकती हैं? रेबेका की तबीयत ठीक नहीं है और वह आपसे मिलने की जिद कर रही है। केरा हैरान दिख रही थी। रेबेका का भाई, उसका नाम फ्रेंकी एलन था, है ना? केरा ने टेक्स्ट संदेश को देखा और एक सूखी मुस्कान दी। उसकी याददाश्त हमेशा से अच्छी रही थी। उस दिन जब उसने रेबेका के भाई को फोन किया तो उसने अपना परिचय फ्रेंकी एलन के रूप में दिया। उसने तब ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। अब सारे संयोगों को जोड़कर वह इस बात की पुष्टि कर सकती थी कि हॉटन ग्रुप में काम करने वाले मिस्टर एलन की एक बहन भी थी जिसका नाम रेबेका एलन था। कैसा संयोग है? उसने संदेश का उत्तर दिया, ठीक है, अब मैं रास्ते में हूँ। इस समय रेबेका के अस्पताल के कमरे का माहौल तनावपूर्ण था। फ्रेंकी एलन ने अपना मोबाइल फोन पकड़ा और सामने वाले का जवाब देखा। तभी उसने अपनी बहन की तरफ देखा, जो अभी भी अस्पताल के बिस्तर पर बिना कोई हलचल किए लेटी हुई थी। उसका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया था और वह बिस्तर पर सिकुड़ी हुई थी। श्रीमान एलन और श्रीमती एलन बेचैनी से कमरे में इधर उधर घूम रहे थे। रेबेका, अगर तुम थेरेपी में सहयोग करने से इनकार कर दोगी तो तुम कैसे ठीक हो जाओगी? प्लीज ट्रीटमेंट ले लो, है ना? लेकिन रेबेका जिद्दी थी। जब तक आप मुझे मिस ऑल्सेन से मिलने नहीं देंगी, मैं कोई इलाज नहीं करवाऊंगी। फ्रेंकी ने भौहें चढ़ाई। वह जानता था कि उसकी बहन को बचपन से ही अत्यधिक संरक्षण दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप वह जिद्दी बन गई थी। अन्यथा वह उस समय अपने प्रेमी के साथ भाग नहीं जाती। उसकी बहन जैसी शुद्ध हृदय वाली महिला यदि अच्छे मित्रों से घिरी रहे तो जीवन भर सुरक्षित रहेगी, लेकिन यदि वह अपने पूर्व पति जैसे बुरे लोगों से घिरी रहे तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। इसलिए फ्रेंकी जबरदस्ती उसकी दोस्ती में हस्तक्षेप करता और उसे मिस ऑल्सेन से दोबारा मिलने नहीं देता। मिस्टर एलन, एक स्नेही पिता होने के नाते, सीधे फ्रेंकी की ओर देखते हुए बोले, क्या तुमने मिस ऑल्सेन को फोन किया? फ्रेंकी को अपनी बहन के मैसेज का जवाब देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। गुस्से में उसने अपने पिता को जवाब दिया, हाँ, मैंने उसे फोन किया था। फिर श्री एलन ने जल्दी से पूछा, क्या वह आएगी? रेबेका भी उत्सुकता से उसकी ओर देख रही थी। फ्रेंकी ने गहरी सांस ली। ऐसे उपकार करने का मौका मिलते ही वह कैसे न आएगी? वह कहती है कि वह जल्द ही आ जाएगी। उसकी बातें सुनकर रेबेका की आंखें चमक उठी। मिस्टर एलन ने भी राहत की सांस ली। ये देखकर कि उनका बेटा खुश नहीं था, उन्होंने रेबेका को डांटने की पहल की। रेबेका, इस बार तुम सचमुच जिद्दी हो। तुम्हारा भाई लोगों को परखने में कभी गलत नहीं होता। आखिरकार हम सब तुम्हारे भले के लिए ही चाहते हैं। श्रीमती एलन ने भी बीच में कहा, रेबेका, तुम सचमुच हद पार कर गई। हॉटन परिवार के साथ हमारे परिवार का रिश्ता पेचीदा है। अगर हम इस परियोजना पर विशेष रूप से हॉटन परिवार के साथ काम न कर रहे होते तो मैं फिर कभी उनके साथ जुड़ना नहीं चाहती। हॉटन परिवार ने पहले भी तुम्हारी चाची को अपमानित किया है। उनके साथ हमारा रिश्ता हमेशा से पेचीदा रहा है।
खासकर मुख्य शाखा के साथ जो लुइस हॉटन के साथ मतभेद रखती है। उसने गहरी सांस ली। भले ही रिश्ता कितना भी बुरा क्यों न हो, लुइस तो तुम्हारी बुआ का जैविक बेटा है। अब हम हॉटन्स की मुख्य शाखा को इस एहसान का बदला चुकाने में मदद कर रहे हैं। इसका कोई तुक ही नहीं बनता। अपने भाई को उसकी बेरुखी के लिए दोष मत दो। मिस ओल्सेन को तुम्हारे साथ चलने के लिए आमंत्रित किया गया है। ये सब एहसान है जो उसे चुकाने ही होंगे। लेकिन रेबेका ने उनकी तरफ देखा। मिस ओल्सेन ऐसी इंसान नहीं है। जैसा मेरे भाई ने कहा, उन्होंने बस अपने मंगेतर को मेरे भाई से मिलवाया था। शायद बस इतना ही था। उसके माता पिता और भाई उसकी भावना को समझ नहीं पाए। वह मौत के कगार पर थी और मिस ओल्सेन मानो एक रक्षक थी। वह अपने पति के विश्वासघात से पीड़ित थी और असमंजस, सदमे और भय के दौर से गुजर रही थी। हालांकि उसके माता पिता उसका साथ देने के लिए वहां मौजूद थे, लेकिन वे बुजुर्ग थे और स्वाभाविक रूप से उनकी सोच में एक अंतर होगा। इसके अलावा रेबेका को अपना गौरव भी था। वह नहीं चाहती थी कि उसके माता पिता उसकी कमजोरी देखें, क्योंकि इससे उसे याद आता कि उस समय उसका निर्णय कितना गलत था। वह अपने दिल की बात किसी से कहना चाहती थी, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढना चाहती थी जिस पर वह भरोसा कर सके और जो उसके दिल का दर्द बयां कर सके। उस समय जिस व्यक्ति पर उसे सबसे अधिक भरोसा था, वह मिस ओल्सन थी। उसकी भोली भाली बातें सुनकर फ्रेंकी का चेहरा तमतमा गया। बिजनेस में लोग अपने इरादे सीधे तौर पर जाहिर नहीं करते। इतने सारे लोगों से बातचीत करने के बाद मुझे साफ पता चल गया कि उसके इरादे क्या थे। उसके चेहरे पर वो साफ साफ साजिश वाला भाव बिल्कुल घटिया था। उस समय इस्ला के इरादे लगभग उसके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहे थे। रेबेका भड़क उठी। तुमने जरूर गलतफहमी की है। मिस ओल्सेन ऐसी इंसान नहीं है। भाई, मैं अब और नहीं सुनना चाहती कि तुम मेरे रक्षक के बारे में बुरा भला कहो। मिस्टर एलन ने जल्दी से कहा, ठीक है, तुम्हारा भाई तो तुम्हें बस चेतावनी दे रहा था। उसने उसे बुलाया था, है ना? श्रीमती एलन ने भी कुछ ज्यादा नहीं कहा। आखिरकार उनकी बेटी का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण था। फ्रेंकी को उसके माता पिता ने संदेश भेजने के लिए मजबूर किया था। इस समय उसे बस गुस्सा ही आया। वह मुड़ा और कमरे से बाहर चला गया। श्रीमती एलन ने पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? काम। फ्रेंकी सीधे दरवाजे से बाहर चला गया। उसे डर था कि अगर वह और रुका तो उसकी जिद्दी बहन उसे गुस्से से मार डालेगी। और उसने अभी अभी लुइस हॉटन को कमरे में आने से रोका था। उसे खुद जाकर लुइस हॉटन को समझाना पड़ा। लुइस से निपटना आसान नहीं था। हॉटन ग्रुप के साथ सहयोग दोनों पक्षों के लिए लाभदायक था और फ्रेंकी ने केवल जैक को इस परियोजना को देखने का प्रस्ताव दिया था, इसलिए अनुरोध अपमानजनक नहीं था और लुइस हॉटन इसका अनुपालन करने के लिए तैयार थे। हालांकि फ्रेंकी अति करने की हिम्मत नहीं करेगा और लुइस हॉटन भी इसकी अनुमति नहीं देगा। यद्यपि अपने बुजुर्गों के कारण दोनों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध नहीं थे, लेकिन जब परियोजना सहयोग की बात आई तो उनमें आपसी समझ थी। उदास चेहरे के साथ फ्रेंकी लिफ्ट की ओर बढ़ी। डिंग। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, एक आकर्षक महिला बाहर आई। हालांकि फ्रेंकी का मूड अच्छा नहीं था, फिर भी वह उसकी ओर देखे बिना नहीं रह सका। उसे देखकर वह थोड़ा रुका। यह महिला कुछ परिचित सी लग रही थी। जिस रात मिस ओल्सेन ने रेबेका को बचाया, उस रात उसके बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा उनसे ढका हुआ था, इसलिए फ्रेंकी उसे ठीक से देख नहीं पाया। उसे उसके बारे में बस एक धुंधली सी धारणा ही बनी। जब इस्ला ने उस व्यक्ति होने का दावा किया, तो उसने अनजाने में अपने मन में उस अस्पष्ट छवि को उसके साथ मिला दिया। इसलिए केरा को देखकर परिचित महसूस करने के अलावा उसके मन में कोई अन्य विचार नहीं आया। वह केरा को पीछे छोड़ते हुए लिफ्ट में चढ़ गया और ग्राउंड फ्लोर की ओर चल पड़ा। केरा ने उसकी ओर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। हॉटन ग्रुप में जैक का साथ देने के बारे में सोचकर उसे बहुत गुस्सा आया। केरा वार्ड में दाखिल हुई। उसे देखने के बाद रेबेका का मूड काफी सुधर गया। केरा से थोड़ी देर बात करने के बाद वह पुनर्वास प्रशिक्षण लेने के लिए राजी हो गई। श्रीमान एलन और श्रीमती एलन ने उसे बगल से देखा और चुपचाप आपस में चर्चा करने लगे। मिस ओल्सेन की आंखें साफ हैं। वो उन चापलूसों जैसी तो नहीं लगती, है ना? मुझे भी ऐसा ही लगता है। क्या फ्रेंकी को लोगों को परखने में दिक्कत होती है? बिल्कुल नहीं, हमारी बेटी इतने सालों से सही ही बोल रही है। या शायद वो छिपाने में बहुत माहिर है। तभी केरा को एक फोन आया और दूसरी तरफ से व्यक्ति ने बताया कि वे पुलिस स्टेशन से हैं। उन्होंने बताया कि रेबेका के पति और सास एक हत्या के मामले में शामिल हैं, इसलिए उन्हें बयान की दोबारा जांच करनी होगी। वे चाहते थे कि रेबेका पुलिस स्टेशन जाकर अपना विस्तृत बयान दे। केरा ने कहा, कोई बात नहीं,
मैं आती हूँ। इस दौरान अस्पताल से निकलने के कुछ देर बाद ही फ्रैंकी को पुलिस स्टेशन से फोन आया। मिस्टर एलन, हमें आपकी बहन के केस की कुछ औपचारिकताएं पूरी करनी है। क्या आपके पास अभी आने का समय है? फ्रैंकी ने ठंडी आवाज में उत्तर दिया, मैं आ रहा हूँ। इसला को पुलिस स्टेशन से भी फोन आया, एक गवाह के रूप में जिसने पूरी घटना देखी थी। जब उसे पता चला कि रेबेका का भाई कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, तो उसने अपना बयान देने में पुलिस के साथ सहयोग किया और झूठ बोलने की हिम्मत नहीं की। वह बहुत खुश थी, इसलिए उसने खुशी खुशी सहमति दे दी। रेबेका के लिए गवाही देकर वह फ्रैंकी को फिर से अपना ऋणी बना सकती थी। जैसे ही वह विजयी महसूस कर रही थी, अचानक उसका फोन फिर बज उठा। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली। उसका चेहरा काला पड़ गया। यह फिनले हिल था। वह फोन रखना चाहती थी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। आखिरकार उसने अनिच्छा से फोन उठाया। क्या प्यारी भतीजी, तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। अगर मैं इस बार पैसे नहीं चुका पाया तो मुझे पीट पीट कर मार डाला जाएगा। फिनले हिल की आवाज सुनकर इसला चिढ़ गई और उसकी भौहें तन गईं। उसने अपनी मुट्ठी भींच ली। कितना? 5 लाख। कितना? इसला की आवाज अचानक तेज हो गई। उसे लगा जैसे उसने उसे गलत सुना है। हालांकि ओल्सेन परिवार धनी था और मिडिल स्कूल से ही उसे हर महीने 1,50,000 का भत्ता देता था। ओल्सेन की वर्तमान नकद जमा राशि केवल कुछ मिलियन थी। कंपनी की कार्यशील पूंजी के साथ ये 20 मिलियन तक भी नहीं पहुंचती थी। 7 उसने सोचा था कि पिछली बार के 2 मिलियन से फिनले हिल कुछ समय तक व्यस्त रहेगा, लेकिन अभी तो कुछ ही दिन हुए थे और फिनले हिल को 5 मिलियन की और जरूरत थी। हालांकि फिनले हिल जरा भी डरा नहीं। तुम इसे वहन कर सकते हो या नहीं? अगर नहीं कर सकते तो वे मुझे मार डालेंगे, फिर मुझे केरा से बात करनी पड़ेगी। इसला की पुतलियां सिकुड़ गईं। तुम्हारे पास 2 दिन है। अगर तब तक पैसे मेरे खाते में नहीं आए तो मुझे तुम्हारी और कीरा की असली पहचान बताने का इल्जाम मत लगाना। आखिर जिंदगी ही सबसे जरूरी है ना? ये शब्द कहकर फिनले हिल ने फोन काट दिया। गुस्से में आयला ने अपना मोबाइल फोन जमीन पर पटक दिया। उसने एक गहरी सांस ली। 5 मिलियन की इतनी बड़ी रकम जुटाने के लिए वह केवल अपने परिवार से ही मदद मांग सकती थी। वाय, ये सोचकर इसला हिचकिचाने और लड़खड़ाने लगी। हालांकि केरा ने डॉक्टर साउथ के ईमेल चुराने के लिए उसे बेनकाब नहीं किया, लेकिन मिसेज ओल्सेन को कुछ अंदाजा जरूर हो गया था। कल से ही वह इसला के प्रति अच्छे मूड में नहीं थी। इसला ने भौहें चढ़ाई और श्रीमती ओल्सन के कमरे में चली गई। जैसे ही वह पास पहुंची, उसने मिसेज ओल्सेन को पूछते सुना, पोपी हिल कहाँ है? लगता है वह कुछ दिनों से गायब हो गई है। टेलर ने जवाब दिया, उसे क्या करना है, इसकी परवाह किसे है? हो सकता है कि वह अपने भाई के घर वापस चली गई हो। बेहतर होगा कि वह वापस ही ना आए। मैं उसे जब भी देखता हूँ परेशान हो जाता हूँ। बाहर इसला की आंखें चमक उठी। उसने अपनी भावनाओं को संभाला, लाल आंखों के साथ अंदर आए और घुटते हुए बोली, माँ पिताजी। श्रीमती ओल्सेन उसे सांत्वना देने के लिए उठी, लेकिन हिचकिचाने लगी और वापस सोफे पर बैठ गई। टेलर ने भौहें चढ़ाकर पूछा, इसला, क्या तुमने अपनी माँ को परेशान किया? इसला रोने लगी। माँ, मैं गलत थी। मुझे केरा को फंसाना नहीं चाहिए था। मुझे तो बस उस पर आपकी तवज्जो से जलन हो रही थी। उसके आंसू सच्चे लग रहे थे। माँ, केरा अब बहुत काबिल हो गई है। वो डॉक्टर साउथ है और आपके लिए अस्पताल के कमरों का इंतजाम कर सकती है, लेकिन मैं उसकी जितनी अच्छी नहीं हूँ। मुझे थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं उसके लिए आपका प्यार मेरे लिए आपके प्यार से ज्यादा न हो जाए। जब मैं उसके साथ पढ़ती थी तो सहपाठी मेरा मजाक उड़ाते थे और कहते थे कि मेरे माता पिता तलाक ले रहे हैं और तुम उसके लिए कपड़े और खाना खरीद रही हो। उन्होंने ये भी कहा कि तुम अब मुझे नहीं चाहती और उसे बेटी की तरह चाहती हो। इसलिए मैं हमेशा उसकी ज्यादा चिंता करती थी। मिसेज ओल्सेन के चेहरे पर नरमी साफ दिखाई दी। वह इसला की ओर बढ़ी और आह भरी, तुम इतनी संकीर्ण सोच वाली कैसे हो सकती हो? और केरा ने भी दूरी बनाए रखी क्योंकि उसे ये सब पता था। वो सालों से घर नहीं आई है। वो मुझे तुमसे दूर नहीं ले जाना चाहती और मैं भी उसे तुमसे ज्यादा प्यार नहीं करूंगा। अब से ज्यादा सोचना बंद करो। इसला सिसकते हुए बोली, सच में? मिसेज ओल्सेन हंस पड़ी। तुम तो अब बड़े हो गए हो। मैं तुमसे झूठ कैसे बोल सकती हूँ? इसला आंसुओं के बीच हंसी, तो बताओ कि तुम मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हो। श्रीमती ओल्सेन ने हार मानते हुए कहा, ठीक है, मैं तुमसे सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। इसला की मुस्कान और भी सच्ची हो गई, लेकिन तभी उसने मिसेज ओल्सेन को कुछ और कहते सुना। तुम्हें केरा को अपनी काल्पनिक दुश्मन समझना बंद कर देना चाहिए।
उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई और उसकी आंखों के सामने एक छाया छा गई। इसला ने अपना सिर नीचे कर लिया। मैं अब और नहीं करूंगी। मैंने जो किया उसके लिए मुझे माफ करना। मिसेज ओल्सेन को मनाने के बाद इसला आखिरकार बोली, माँ, मैं आज जैक के लिए शादी की अंगूठी खरीदने जा रही हूँ। मैंने सोचा कि उसके लिए भी कोई तोहफा खरीदूं। मिसेज ओल्सेन ने सहमति में सिर हिलाया। अच्छा है, हमें उसका फायदा नहीं उठाना चाहिए। इसला, जो अब नौकरी कर रही थी, का मासिक खर्च $3 लाख था। वह घर पर ही रहती थी और आमतौर पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती थी। श्रीमती ओल्सेन ने मान लिया था कि इसला ने अपने निजी खजाने में लाखों रुपए जमा कर लिए होंगे, इसलिए उन्हें इसला के शब्दों में कोई अर्थ समझ में नहीं आया। इसला के चेहरे पर एक पल के लिए भाव जमे रहे। उसने दांत पीसकर खुलकर बात करने का फैसला किया। जैक के साथ रहने के बाद मेरे खर्चे कुछ बढ़ गए हैं। अब मेरे पास पैसे की थोड़ी कमी है। तभी श्रीमती ओल्सेन को समझ आया, मेरे पास अभी भी 3 लाख से ज्यादा है। मैं इसे बाद में आपको दे दूंगी। इसला की सांस अटक गई। केवल 3 लाख से ज्यादा? श्रीमती ओल्सेन ने आह भरी। हाँ, मैंने केरा को पैसे उधार दिए थे। वह कुछ शेयर खरीदना चाहती थी। इससे पहले कि इसला अपनी नाखुशी जाहिर कर पाती, टेलर पहले ही आ गया। शेयर खरीद रहे हैं? शेयर बाजार का हाल तो बहुत बुरा है। इस वक्त कौन शामिल होगा? ये सब बकवास है। अगर हम ये पैसा गंवा बैठे तो क्या होगा? लेकिन श्रीमती ओल्सेन ने उसे टाल दिया। उसने कहा कि एक दोस्त ने उसे टिप दी है, इसलिए हमें पैसे का नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा अगर हमें पैसे का नुकसान भी होता है तो उसे उसके लिए एक तोहफा ही समझिए। इतने सालों में उसने कंपनी को अरबों का मुनाफा दिलाया है। उसे 10 मिलियन से ज्यादा देना उसका शुक्रिया अदा करने के लिए काफी नहीं है। टेलर ने भौहें चढ़ाई। स्पष्टतः वह संतुष्ट नहीं था, लेकिन इसला को यह एहसास होने पर चिंता होने लगी कि वह इतने कम समय में 5 मिलियन तक नहीं पहुंच पाएगी। वह स्तब्ध सी नीचे उतरी और जैक हॉटन की कार में बैठ गई। जैक काफी जिंदादिल लग रहा था। इसला, मेरे पापा ये सुनकर बहुत खुश हुए कि तुमने मिस्टर एलन की बहन को बचा लिया। उन्होंने आज सुबह कुछ पैसे ट्रांसफर किए और मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ अच्छे गहने खरीदूं जो मैं उनकी तरफ से तुम्हें उपहार में दूं। इसला की आंखें अपराधबोध से चमक उठी। चलो पहले पुलिस स्टेशन चलते हैं। उन्हें मिस्टर एलियन की बहन के केस का रिकॉर्ड बनाने के लिए मेरी जरूरत है। जैक मुस्कुराया। जरूर, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। जब वे वहां पहुंचे तो पार्किंग में उनकी मुलाकात फ्रेंकी एलन से हुई। इसला को देखकर फ्रेंकी समझ गया कि वह वहां क्यों आई है। ये सोचकर कि वह यहां गवाही देने आई है, उसके प्रति उसकी नाराजगी कम हो गई। मिस ओल्सेन, इस यात्रा के लिए शुक्रिया। इसला मुस्कुराई। कोई बात नहीं। तीनों ने एक दूसरे को नमस्कार किया और पुलिस स्टेशन में प्रवेश करने ही वाले थे कि उनकी मुलाकात केरा से हो गई, जो बाहर आ रही थी। केरा पुलिस स्टेशन पहुंचने वाली पहली महिला थी। उसने उस दिन की घटनाओं को शुरू से अंत तक फिर से सुनाया, पुष्टि की कि बयान सही था और बयान पर हस्ताक्षर करके मुहर लगा दी। फिर वह बाहर चली गई। जिस पुलिस अधिकारी ने उसे बाहर निकाला था वह अभी भी उससे बात कर रहा था। मिस ओल्सेन, आपने किसी को बचाने का तुरंत फैसला कर लिया। हमने आपको मौखिक रूप से बधाई देने का फैसला किया है। हम एक सार्वजनिक घोषणा जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। जब उसने सुना कि घोषणा की जानी है तो केरा ने जल्दी से कहा, ऐसी घोषणा की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ है, अधिकारी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हमें अच्छे कामों और उन्हें करने वालों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि दूसरे लोग प्रेरित हो सकें। यही हमारे जनसंपर्क विभाग का काम है। केरा ने हार मानते हुए कहा, ठीक है। जब वे प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उनकी मुलाकात फ्रेंकी और इसला से हुई। वे पंजीकरण करा रहे थे। रिसेप्शन के प्रभारी अधिकारी ने जब उन दोनों को केरा के पास देखा तो उसने आवाज लगाई, अधिकारी कोहेन, ये दोनों रेबेका एलियन की हत्या के मामले में भी यहाँ हैं, आप इन्हें भी अंदर ले जा सकते हैं। फ्रेंकी और इसला ने जब उसकी बातें सुनी तो वे पीछे मुड़े। जब इसला ने केरा को देखा तो उसकी पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। फ्रेंकी को कुछ समझ आ गया था। सोचते सोचते उसकी भौहें सिकुड़ गईं। ये औरत भी उसकी बहन के केस के लिए यहाँ आई थी। केरा ने उन्हें एक सरसरी नजर से देखा, फिर नजरें फेर ली। इन लोगों से उलझने की कोई इच्छा न होने पर वह इमारत से बाहर निकल गई। कृपया एक क्षण रुकिए। जैसे ही मैं इस युवती को बाहर ले जाऊंगा, मैं आपको अंदर ले जाऊंगा, अधिकारी कोहेन ने कहा। फ्रेंकी ने सिर हिलाया। उसके चेहरे पर एक सोची हुई अभिव्यक्ति थी। उसने इसला की ओर देखा और पूछा, क्या वह युवती भी उस समय मौजूद थी जब मेरी बहन के साथ जो हुआ? जैक ने भी इसला की ओर देखा।
वह जानता था कि इसला और फ्रेंकी कैसे परिचित हुए, लेकिन यदि केरा ने रेबेका एलन को भी बचाया था, तो वह फ्रेंकी को कैसे जीत पाएगा। इसला की आंखें थोड़ी ठंडी पड़ गईं और उसने एक कड़वी, पछतावे भरी मुस्कान दी। मिस्टर एलन, वो मेरी बहन है। हम उस समय सचमुच साथ थे। दरअसल रेबेका ने सबसे पहले उसी से मदद मांगी थी, लेकिन केरा हमेशा से ही थोड़ी अलग थलग रही है। उसका रेबेका को ठुकराने का कोई इरादा नहीं था। जैक, तुम उसके व्यक्तित्व के बारे में जानते हो। जैक ने भौहें चढ़ाई। वो वाकई बेरहम और अलग थलग है। उसे दूसरों के साथ घुलना मिलना पसंद नहीं है। इसला ने आह भरते हुए कहा, उसने मुझे तुम्हें फोन करने से रोक दिया, ये कहते हुए कि जो लोग प्यार में खो जाते हैं वे सभी मरने के लायक हैं। ये कहते हुए उसे एहसास हुआ कि वह क्या कहना चाह रही थी और उसने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। गुस्सा मत होइए, मिस्टर एलन। मुझे नहीं लगता कि रेबेका ने इसे दिल पर लिया होगा। फ्रेंकी का चेहरा पहले ही तूफानी बादलों की तरह काला पड़ चुका था। उसे याद आया कि जब रेबेका को सर्जरी के बाद होश आया था, जब उसने उसे बचाया था, उसके पहले शब्द थे, भाई, क्या मेरे जैसे मूर्ख लोग जीने के लायक है। उस समय उसने सोचा था कि ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह प्रेम में पागल थी, लेकिन असल में ये किसी और के अपमान की वजह से था। जैक अपनी भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। वह वाकई समझदार है। यूनिवर्सिटी में इतने सारे चाहने वालों के बावजूद वह कभी किसी को डेट करने के लिए राजी नहीं हुई। मुझे लगता है कि ऐसा इंसान जिंदगी में कभी किसी और के लिए प्यार नहीं जगा पाएगा। शायद उसकी नजर में प्यार ही मूर्खता है। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली। क्या उसने पहले भी उसे इस तरह देखा था? उसे अचानक सीने में जकड़न महसूस हुई। उसने इसला की तरफ देखा। तुम दोनों गवाही दे दो, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये शब्द कहकर वह दरवाजे से बाहर निकल गया। फ्रेंकी की नजर गहन विचार में डूबे जैक पर पड़ी। इस बीच इसला ने सहजता से पूछा, मिस्टर एलन, आप क्लांस कब लौटने वाले हैं? आपकी बहन कैसी है? मुझे यकीन है कि वहां के अस्पताल यहाँ ओशनियन से बेहतर होंगे। फ्रेंकी ने नजरें फेर ली। हाँ, हम आज अनुबंधों पर हस्ताक्षर करेंगे और मैं रेबेका को परसों उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए क्लांस वापस ले जाने की योजना बना रहा हूँ। हम आप पर कोई दबाव नहीं डालना चाहते, मिस ओल्सेन। केरा के दृढ़ स्वभाव को देखते हुए, यदि रेबेका उससे दूर रहती तो फ्रेंकी अधिक सुरक्षित महसूस करती। इसला ने राहत की सांस ली। उसे डर था कि अगर फ्रेंकी ज्यादा देर तक ओशनियन में रहा, तो उसे सच्चाई पता चल जाएगी। बेहतर होगा कि वह जल्दी ही वहां से चला जाए। पुलिस स्टेशन के बाहर केरा सड़क किनारे खड़ी होकर अपनी सवारी का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वह वहां खड़ी हुई, एक साया उसके बगल में पड़ा और जैक की आवाज उसके कानों में पड़ी, केरा, मुझे कभी अंदाजा भी नहीं था कि तुम डॉक्टर साउथ हो, लेकिन क्या तुम्हें यह एहसास नहीं है कि मजबूत आर्थिक मदद के बिना कोई भी व्यवसाय शुरू करना आसान काम नहीं है। व्यावसायिक दुनिया में अक्सर वास्तविक क्षमता से ज्यादा संबंध मायने रखते हैं। केरा का चेहरा अलग थलग और ठंडा था। उसने उसकी ओर देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। जैक को ऐसा महसूस हुआ जैसे उसका दम घुट रहा हो। उसे याद है जब यूनिवर्सिटी में उसके अलावा बाकी सबके प्रति उसका रवैया उदासीन था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसकी बेरुखी का निशाना वही बन जाएगी। वह झल्लाकर बोला, केरा, तुम कितनी बेरुखी से पेश आती हो। तुम हमेशा दूसरों के प्रति इतनी उदासीन रहती हो। तुम इस बेहतरीन मौके को गंवाने के लायक हो। केरा ने हैरानी से अपना सिर झुकाया। उसने कौन सा मौका गंवा दिया था? उसी समय उसकी सवारी आ गई। उसने जैक की बकबक को नजरअंदाज कर दिया, कार में बैठ गई और चली गई। उसे जाते हुए देखकर जैक को एहसास हुआ कि वह उसे पूरी तरह से खो चुका है, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं था। ये जानने के बाद भी कि वह डॉक्टर साउथ है, उन्हें कोई अफसोस नहीं हुआ। वह किसी नाजायज बेटी से शादी नहीं कर सकते थे। अपने आप को समझाने में काफी समय लगाने के बाद ही वह अंततः शांत हुआ। जैसे ही इसला और फ्रेंकी ने अपना बयान पूरा किया और पुलिस स्टेशन से बाहर निकले, जैक तुरंत उनका स्वागत करने के लिए उनके पास गया। फ्रेंकी ने कहा, मिस ओल्सेन और मिस्टर हॉटन की डेट में देरी के लिए क्षमा चाहता हूँ। इसला हंसी, इतने औपचारिक मत बनो, आखिरकार यह मेरी जिम्मेदारी थी। मिस्टर एलन, अब आप कहाँ जा रहे हैं? फ्रेंकी ने समय देखा। मुझे आज मिस्टर हॉटन के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर करने हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर के बाद दोनों कंपनियों के बीच सहयोग स्थापित हो जाएगा। यह सुनकर जैक ने तुरंत कहा, अफसोस है कि मैं किसी ऊंचे पद पर नहीं हूं, वरना आज मिस्टर एलन के साथ समझौते पर दस्तखत करने वाला मैं ही होता। फ्रेंकी की नजरें जम गईं और फिर उसने इसला के शब्द सुने, जैक, क्या तुम्हें अभी तक पदोन्नति नहीं मिली है?
अगर तुम उपनिदेशक हो तो मिस्टर एलन के साथ सहयोग पर बातचीत करना वाकई असुविधाजनक होगा। जैक ने जवाब दिया, मेरे चाचा ने कहा था कि अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद वह मुझे पदोन्नत कर देंगे, लेकिन वह इन दिनों बहुत व्यस्त हैं और मुझे डर है कि वह भूल जाएंगे। फिर इसला ने फ्रेंकी की तरफ देखा। मिस्टर एलन, क्या आप मिस्टर हॉटन को याद दिला सकते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत कब किए थे? फ्रेंकी सोचने के लिए रुक गया। वह एक अनुभवी व्यापारी था। वह उसकी बातों के पीछे छिपे अर्थ को कैसे न समझ सका। लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जैक में धीरे धीरे और स्थिरता से कॉर्पोरेट की सीढ़ियां चढ़ने का धैर्य भी नहीं होगा। जैक शीर्ष पर पहुंचने की जल्दी में फ्रेंकी की साख को रौंद रहा था। फ्रेंकी ने गहरी सांस ली और इसला की तरफ देखा। ठीक है। दोनों से अलग होने के बाद फ्रेंकी हॉटन ग्रुप में चली गई। हस्ताक्षर समारोह दोनों कंपनियों के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी और इसे बहुत औपचारिक तरीके से आयोजित किया गया। विशाल सम्मेलन कक्ष में वे दोनों सम्मेलन की मेज पर एक दूसरे के सामने बैठे थे। जब लुइस ने कागजी कार्रवाई पूरी कर ली तो उसने दस्तावेज फ्रेंकी को सौंप दिए, लेकिन उसे पता चला कि फ्रेंकी ने समझौते पर अपने हिस्से के हस्ताक्षर नहीं किए थे। लुइस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, उनमें से एक ठंडक सी निकल रही थी। मिस्टर एलन, क्या आपको अनुबंध के बारे में कोई संदेह है? अनुबंध में कोई समस्या नहीं है, फ्रेंकी ने शांति से कहा। लेकिन यह तय हुआ था कि युवा श्री हॉटन इस परियोजना के प्रभारी होंगे, फिर भी उनका पद अभी भी उपाध्यक्ष जैसा ही लगता है। लुइस का चेहरा सख्त हो गया। मिस्टर एलन, क्या आप हॉटन ग्रुप की नियुक्ति में दखलंदाजी करने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे तो युवा मिस्टर हॉटन बहुत ही मिलनसार लगते हैं और मुझे विश्वास है कि मिस्टर हॉटन मुझे यह एहसान जरूर देंगे। फ्रेंकी ने यह संकेत दिया कि वह सहमतिपूर्ण प्रतिक्रिया के बिना अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। टॉम गुस्से से फटने के कगार पर था। जैक ने कुछ भी नहीं किया था, फिर भी उसे निदेशक नियुक्त कर दिया गया। किस आधार पर? लेकिन वह समझते थे कि सहयोग के इस महत्वपूर्ण चरण में हॉटन समूह के लिए ऐसा अनुरोध एक छोटी सी बात थी। इतने सारे अधिकारियों की नजर में इस तरह के छोटे से नौकरी के स्थानांतरण पर लुइस द्वारा अनिवार्य रूप से सहमति व्यक्त की जाएगी। कितना निराशाजनक। इस फ्रेंकी एलन में क्या गड़बड़ थी? भले ही डेविस परिवार उस समय हॉटन परिवार से नाराज था, क्या ये नाराजगी परिवार की पहली शाखा से नहीं होनी चाहिए थी? वह हमेशा लुइस के खिलाफ क्यों रहता था? लुइस के चेहरे पर शांति थी। वह हमेशा से शांत स्वभाव का रहा था और उसकी पैनी नजर फ्रेंकी एलन पर टिकी हुई थी। उसने धीरे से कहा, अगर मैं सहमत नहीं हुआ तो क्या मिस्टर एलन इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे? उनके प्रश्नवाचक कथन से कमरे में तुरंत शांति छा गई। लुइस उदासीन दिखे। सम्मेलन कक्ष में हॉटन समूह के कई लोग मौजूद थे जो सभी लुइस पर दबाव डाल सकते थे, लेकिन वहां एलन परिवार के भी बहुत सारे लोग थे। यदि फ्रेंकी एलन द्वारा प्रस्तावित अनुचित आवश्यकता के कारण सहयोग रद्द कर दिया गया तो उन्हें कंपनी के दबाव का भी सामना करना पड़ेगा। अब ये केवल दोनों पक्षों के धैर्य की परीक्षा थी। जो टिक नहीं सका वह हार गया। काफी देर बाद लुइस अभी भी शांत दिखाई दे रहा था। फ्रेंकी एलन के पास बोलने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। बिल्कुल नहीं, मिस्टर हॉटन। शायद आपने गलत समझा। यह सिर्फ मेरा निजी प्रस्ताव है। लुइस के आसपास की ठंडक थोड़ी कम होती दिख रही थी। पहले अनुबंध पर हस्ताक्षर कर लेते हैं। आगे के सहयोग की जिम्मेदारी जैक की होगी। एक बार जैक काम पूरा कर ले तो उसे निर्देशक के पद पर पदोन्नत करने का कोई न कोई कारण जरूर होगा। ये लुइस का फ्रैंकी एलन से किया गया एक मौखिक वादा था। दोनों पक्ष बड़े कॉर्पोरेट समूह थे। फ्रैंकी एलन ने एक कदम पीछे हट लिया और लुइस ज्यादा आक्रामक नहीं होना चाहते थे। फ्रैंकी ने सिर हिलाया, दोनों अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए और उन पर मुहर लगा दी। इस प्रकार सहयोग आधिकारिक रूप से प्रभावी हो गया। फ्रेंकी खड़ी हुई और लुइस की ओर हाथ बढ़ाया। मिस्टर हॉटन, आपके साथ काम करके खुशी हुई। लुइस ने बिना कुछ कहे उसकी ओर उदासीनता से देखा, जिससे पता चला कि वह अभी भी उस हंगामे से असंतुष्ट था जो फ्रेंकी ने हाल ही में खड़ा किया था। यह देखकर फ्रेंकी एलन ने हाथ हिलाकर कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद सहायकों को बाहर जाने दिया। जब कमरे में दो लोग बचे तो वह लुइस की ओर मुड़ा और समझाने की कोशिश करने लगा। मुझे गलत मत समझो, मेरी हरकतें मेरी मौसी की वजह से नहीं थी। मैं इसला ओल्सन का एहसानमंद था। मुझे बस जैक के लिए कुछ फायदे जुटाने थे। यह सुनकर लुइस खड़ा हो गया। समझाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। फ्रेंकी ने भौहें चढ़ाई। मेरी बहन को अस्पताल में अपमानित किया गया और उसकी जान लगभग चली गई। इसला ओल्सन ने उसकी रक्षा की और मुझे फोन करके मेरी बहन को बचाया। मुझे ये कर्ज चुकाना है।
लुइस की आंखें सिकुड़ गईं, पहले से ज्यादा ठंडी। बिना कुछ कहे वह दरवाजे से बाहर चला गया। टॉम उसके पीछे पीछे गया। बॉस, हमने अभी एलन परिवार के लोगों से बात की है। कल रात एक जश्न का भोज होगा। मैंने अभी पूछताछ की है और फ्रैंकी एलन आएंगे। मैंने सुना है कि उनके माता पिता भी ओशनियन पहुंच गए हैं और तब आएंगे। ये सुनकर लुइस ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा, मैं समझ गया। फ्रैंकी एलन की मां उस महिला की छोटी बहन थी जो उसकी अपनी चाची थी। टॉम ने आगे कहा, एक समस्या है, तुम्हारी डेट। क्या हमें सचिवालय से कोई ढूंढना चाहिए या मिस ओल्सेन से पूछना चाहिए? लुइस ने स्पष्ट रूप से कहा, शायद वह ऐसे आयोजनों को पसंद नहीं करती, इसे भूल जाए। इसका मतलब था कि उसे डेट की जरूरत नहीं थी। टॉम ने स्वीकृति में सिर हिलाया, लेकिन कुछ ही देर बाद वह अचंभित रह गया। अगर पहले की बात होती तो बॉस मिस ओल्सेन का नाम सुनते ही उसे ज्यादा बातूनी होने के लिए डांट देता। अब वह कह रहा था कि उसे यह मौका पसंद नहीं आया। ऐसा लगता है कि मिस ओल्सेन के प्रति बॉस का रवैया बदल गया है। केरा को कोई परिवर्तन महसूस नहीं हुआ। आखिरकार जब लुइस काम से लौटा तो उसका चेहरा अभी भी उदास था, मानो किसी ने उस पर बहुत सारा धन उधार रखा हो। यहां तक कि जब पिल्ले ने अपना सिर उठाया और अपनी पूंछ हिलाकर उसका अभिवादन किया तो भी उस आदमी ने उसकी ओर एक नजर भी नहीं डाली। केरा ने ऐसा दिखावा किया कि उसने ये सब नहीं देखा और अपना काम जारी रखा तथा दवा पर अपना शोध कार्य पूरा किया। इन दिनों उन्होंने हॉटन समूह से उधार लिए गए न्यूरोलॉजी डेटा को अच्छी तरह समझ लिया था। अपने शोध में उन्हें जिस समस्या का सामना करना पड़ा था उसका अब समाधान मिल गया था, इसलिए अब वे जल्द ही अल्जाइमर रोग की नैदानिक दवा बना सकती थी। बूढ़ी श्रीमती हॉटन बहुत चिंतित थी क्योंकि केरा अब काम पर नहीं जा रही थी। वह चाहती थी कि दोनों अपने रिश्ते को और मजबूत करें और शुरू में उनका इरादा काम के बाद लुइस से बात करने का था ताकि वह अपनी पत्नी को कोई कॉन्सर्ट देखने या खाना खाने या कुछ और ले जा सके। लेकिन उसके चेहरे को देखकर वह ये टिप्पणी करने से खुद को नहीं रोक सकी, उसका काम पर दिन बहुत कठिन रहा होगा। वह टॉम की ओर मुड़ी और पूछा, क्या उसे कोई कठिनाई हुई? जब लुइस बाथरूम में हाथ धोने गया तो टॉम खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये अभी भी वही फ्रैंकी एलन है। मुझे नहीं पता इसे क्या हो गया है। ये हमेशा बॉस के खिलाफ रहता है और युवा मिस्टर हॉटन को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। केरा ने अपनी भौहें उठाई। क्या टॉम भूल गया था कि बूढ़ी श्रीमती हॉटन जैक की परदादी भी थी? वह बुढ़िया के सामने इस तरह बात कर रहा था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ जब बूढ़ी श्रीमती हॉटन ने चिढ़कर कहा, मुझे कैसे पता नहीं चला कि एलन परिवार और जैक के बीच कोई रिश्ता है? वे कैसे जुड़े? क्या जैक सचमुच नहीं जानता कि एलन परिवार को उसके चाचा से कुछ आपत्ति है? रुको, क्या एलन परिवार को पहली शाखा से नफरत नहीं करनी चाहिए? उसके हाव भाव से स्पष्ट था कि वह बिना किसी हिचकिचाहट के लुइस के पक्ष में खड़ी थी। टॉम ने चिढ़कर कहा, कौन जाने क्या हो रहा है। ये तो अफसोस की बात है कि एलन परिवार का हमसे ठीक से रिश्ता नहीं है, लेकिन पहली शाखा के साथ वह बहुत घुल मिल रहा है। बूढ़ी मिसेज हॉटन ने होंठ भींच लिए। क्या आज आप एलियन की छोटी बेटी को देखने अस्पताल नहीं गईं? क्या रिश्तों में थोड़ी सुलह नहीं हुई? अपने ही भतीजे को देखकर मिसेज एलन ने कोई भावनाएं नहीं दिखाईं। टॉम ने आह भरी। हम उनसे नहीं मिले। उन्होंने कहा कि मरीज की तबीयत ठीक नहीं है। बूढ़ी श्रीमती हॉटन बहुत असंतुष्ट थी। भले ही उसकी हालत ठीक ना हो, क्या उन्हें हमें उससे मिलने नहीं देना चाहिए? जरा सोचो, वे हमारे इतने करीब नहीं हैं और उन्होंने कोशिश भी नहीं की। दरअसल कुछ रिश्तेदारों के साथ एक बार बर्फ पिघल जाने पर घुलना मिलना आसान हो जाता है। बूढ़ी औरत ने इस बारे में सोच विचार किया था। आखिरकार यह उसका बेटा ही था जिसने उस समय लुइस की मां को निराश किया था, इसलिए डेविस परिवार का उनसे नफरत करना स्वाभाविक था। पहले तो वह उनसे नाराज थी क्योंकि लुइस की मां का 7 महीने की गर्भावस्था में सी सेक्शन हुआ था, जिससे लुइस कई बार गंभीर हालत में पहुंच गया था, जो उस बुजुर्ग महिला को बहुत निर्दयी लगता था। लेकिन अब हॉटन परिवार और उनके पोते के बीच अब कोई नजदीकी नहीं रही। बुजुर्ग महिला अब उतनी मजबूत नहीं रही और अगर डेविस परिवार उनके पोते की भावनाओं में आई कमी को पूरा करने के लिए कुछ सद्भावनाएं दिखा सके, इसलिए वह वास्तव में आशा कर रही थी कि इस सहयोग के माध्यम से लुइस एलन परिवार के करीब आ सकेगी। लेकिन किसने सोचा था कि यह इस तरह हो जाएगा? बूढ़ी श्रीमती हॉटन चिंता से भर गईं। एलन परिवार को क्या हो गया है? ये देखकर कि वो मन ही मन बुदबुदा रही है, केरा ने अचानक सुझाव दिया, दादी, क्यों ना मैं दोनों परिवारों को एक दूसरे से मिलवा दूं? आखिरकार वह रेबेका एलन की रक्षक थी और जब वह उनसे मिली तो उन्हें लगा कि मिस्टर और मिसेज एलन अच्छे इंसान हैं।
एक बार जब रिश्ता सुधर जाएगा तो वे धीरे धीरे साथ रहने लगेंगे। लुइस, जो अभी अभी अपने हाथ धोकर बाथरूम से बाहर आया था, उसने यह बात सुनी। उसकी निगाहें ठंडी पड़ गईं, लेकिन उसने तुरंत एक सवाल दागा, क्या आप एलन परिवार को जानते हैं? केरा ने सिर हिलाया। हाँ, मैंने पहले उन पर एक छोटा सा उपकार किया था। एक छोटा सा उपकार? लुइस को अचानक कुछ समझ आया। तो तुमने ही उसकी बहन को बचाया था? केरा आश्चर्यचकित थी। तुम्हें कैसे पता? उनकी बातचीत सुनकर बूढ़ी मिसेज हॉटन को भी कुछ समझ आया। पोती, आज जिस व्यक्ति से मिलने की बात तुमने कही थी, क्या वह एलन परिवार की छोटी बहन है? पुलिस स्टेशन से वापस आने के बाद केरा ने रेबेका से मुलाकात की और ये देखने के बाद ही वापस आई कि उसने अपना पुनर्वास प्रशिक्षण पूरा कर लिया है। उसने बूढ़ी श्रीमती हॉटन को एक सरल स्पष्टीकरण दिया और आश्चर्य की बात यह थी कि बूढ़ी महिला को वह याद हो गया। श्रीमती हॉटन को देखकर केरा को पता चला कि हाल ही में उनके स्वास्थ्य में कोई गिरावट नहीं आई है। इसके बजाय ऐसा प्रतीत हुआ कि इसमें कुछ सुधार हुआ है। दवा जल्द ही विकसित करनी होगी। बेहतर होगा कि इससे बुढ़िया को लुइस से अपनी शादी की सच्चाई याद आ जाए। लुइस, जो उनकी बातचीत सुन रहा था, ने अपने होठों के कोने ऊपर उठाए और उसकी आंखों में एक उपहासपूर्ण भाव चमक उठा। पता चला कि फ्रेंकी ने किसी और को ही अपना समझ लिया था। वह अचानक बोल पड़ा, मिस ओल्सेन, परसों हॉटन ग्रुप और एलन परिवार के बीच सहयोग के उपलक्ष्य में एक भोज है। मुझे अभी भी एक महिला साथी की कमी खल रही है। क्या आपकी रुचि है? केरा ने अपना सिर नहीं उठाया। नहीं। लुइस एक पल के लिए घुट गया, उसकी गहरी आंखें टिमटिमा रही थीं। क्या मिस ओल्सेन ने नहीं कहा था कि वह दोनों परिवारों को मिलवाना चाहती थी? तभी केरा ने उसकी ओर देखा, उसकी प्रेम भरी आंखें चमक रही थीं और वह अनिच्छा से सहमत हो गई। ठीक है। बूढ़ी मिसेज हॉटन हैरान होकर बोली, क्या तुम एलन परिवार से सुलह करने को तैयार हो, बदमाश? लुइस ने विषय बदलने से पहले अस्पष्टता से जवाब दिया, आज आपने दोपहर के भोजन में क्या खाया? मैंने चावल, चिकन सूप और अजवाइन खाया। उनके बगल में बैठे टॉम ने अपने बॉस की ओर देखे बिना नहीं रह सका। बॉस ने कभी भी अपनी मां के साथ मेल मिलाप करने की इच्छा नहीं दिखाई, जिनसे वह कभी मिले ही नहीं थे। इस बार उन्होंने हर चीज को पेशेवर बनाए रखने का पूरा ध्यान रखा और इस तरह फ्रेंकी के साथ उनके मतभेद की खबर फैल गई। लेकिन असल में इस सहयोग के दौरान फ्रेंकी ने कई बार अपनी सद्भावना दिखाई थी और बॉस ने कभी भी उसका जवाब नहीं दिया, जिससे ये स्पष्ट हो गया कि वह उनके साथ व्यापार से आगे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते। तो क्या उनका प्रस्ताव सिर्फ केरा को पार्टी में अपना साथी बनाने के लिए था? टॉम ने एक विचारशील अभिव्यक्ति प्रदर्शित की। रात के खाने के बाद केरा अपने कुत्ते को टहलने ले जाना चाहती थी। उसने पिल्ले को पट्टा पहनाया और दरवाजे से बाहर चली गई। टॉम कुछ फाइलें लेने के लिए नीचे जा रहा था, इसलिए वह उसके साथ लिफ्ट में गया। जब वे साथ साथ चल रहे थे तो टॉम अचानक मुस्कुराया और पूछा, मिस ओल्सेन, आपको किस तरह का आदमी पसंद है? यद्यपि मिस ओल्सेन का एक प्रेमी था जो विवाह करने के लिए उत्सुक था, लेकिन जब तक वे विवाहित नहीं हो जाते तब तक बॉस के पास अभी भी एक मौका था। टॉम को अपने बॉस को ये पता लगाने में मदद करनी थी ताकि उसके लिए उसे उसके प्रेमी से छीनना आसान हो जाए। उसकी बातें सुनकर केरा थोड़ा अचंभित हो गई। बचपन से ही प्यार में डूबी पोपी को ओल्सन परिवार को छोड़ने से इनकार करते देखकर उसे प्यार और शादी के विचार से थोड़ी घृणा होने लगी थी। इसीलिए उसने लड़कों के प्रेम संबंधों को ठुकराने का फैसला किया। उसे डर था कि प्यार में पड़ने के बाद वह खुद को खो देगी। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसका भावी साथी कैसा दिखेगा। लेकिन जब टॉम ने ये सवाल पूछा तो लुइस का सुंदर चेहरा पहली चीज थी जो उसके दिमाग में आई। बिना सोचे समझे उसने जवाब दिया, सुंदर, लगभग 6 फुट लंबा, 75 किलोग्राम वजन वाला, गहरी और आकर्षक आवाज वाला, विचारशील और लोगों को डांटने में विशेष रूप से कुशल। टॉम की आंखें उसकी बात सुनते ही चमक उठी। उसने तो बस उसके बॉस का नाम ही ले लिया था। क्या मिस ओल्सेन और बॉस के मन में एक दूसरे के लिए कुछ खास भावनाएं थी? उनके चेहरे के भाव देखकर कीरा को अचानक एहसास हुआ कि उसने क्या कह दिया था। बातचीत का रुख बदलते हुए उसने जल्दी से कहा, मिलनसार और गर्मजोशी से भरा, चुटकुले सुनाने में माहिर, एक दयालु आदमी। टॉम हक्का बक्का रह गया। एक गर्मजोशी से भरा, सज्जन आदमी। इसका उसके बॉस से कोई लेना देना नहीं था, है ना? वह हमेशा से ही ठंडे और उदास चेहरे के लिए जाने जाते थे। उसके चेहरे पर आए बदलाव को देखकर केरा ने आखिरकार राहत की सांस ली। उसके गाल थोड़े लाल हो गए। पिल्ले की धीमी चाल देखकर परेशान होकर वो उसे उठाने के लिए नीचे झुकी और तेजी से सीढ़ियां उतर गई। टॉम ने आह भरी। उसे लगा कि लुइस को कोई उम्मीद नहीं है।
वह वार्ड में वापस जाने के लिए मुड़ा, लेकिन जब उसने लुइस को अपने पीछे खड़ा देखा तो वह स्तब्ध रह गया। गलियारे की रोशनी कुछ मंद थी और आदमी का आधा चेहरा छाया में था, जिससे वह काफी अकेला लग रहा था। जाहिर है उसने टॉम और केरा के बीच की सारी बातचीत सुन ली थी। टॉम ने गला साफ किया और मासूमियत से अपना सिर खुजलाया। अच्छा बॉस, आप मिस ओल्सेन को थोड़ा और मुस्कुराकर देख सकते हैं। आप बहुत ज्यादा बातें करते हो, लुइस ने टॉम को डांटते हुए कहा। वह तेजी से सीढ़ियां उतर रहा था। बाहर अंधेरा छा चुका था। स्ट्रीट लाइट के नीचे केरा दुबकी हुई कुत्ते को सहला रही थी। उसने अपना सिर झुकाकर पिल्ले को देखा। उसकी सामान्य तीक्ष्णता अब गायब हो गई थी, उसकी जगह कोमलता का एक स्पर्श आ गया था। लुइस धीरे धीरे उसके पास गया। उसकी परछाई महसूस करते हुए उसने अपना सिर उठाया। जैसे ही उसने उसकी ओर देखा, लुइस ने अपने मुंह का कोना हिलाया और एक ऐसी मुस्कान ला दी जो उसके अनुसार सौम्य थी। बहरहाल केरा उठी और उसे सावधानी से देखा। मिस्टर हॉटन, क्या आपका मुंह हिल रहा है? लुइस अवाक रह गया। धीरे धीरे अपनी मुस्कान वापस लेते हुए उसने देखा कि दादी के चेहरे पर राहत की लहर थी। वह थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने गहरी सांस ली और कहा, दादी ने मुझे आपके साथ कुत्ते को टहलाने चलने के लिए कहा है। ठीक है। अनाड़ी पिल्ला पार्क की ओर भागा और वे भी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। ठंडी हवा चली और केरा कांपने लगी। उस दिन तापमान तेजी से गिर गया था और वह इसके लिए तैयार नहीं थी। जैसे ही वह अपनी बाहें रगड़ रही थी और जल्दी से कमरे में लौटने के बारे में सोच रही थी, अचानक उसके कंधों पर एक बड़ा गर्म कोट डाल दिया गया। केरा का चेहरा अकड़ गया। उसने धीरे से सिर घुमाया तो देखा कि लुइस वहां शर्ट पहने खड़ा था। उसकी नजर कहीं और टिकी हुई थी, कुछ अजीब सा लग रहा था। केरा मुस्कुराई। शुक्रिया, आपका स्वागत है, लुइस ने उदासीनता से कहा। मुझे बस यही डर है कि अगर आपको सर्दी लग गई तो आप दादी को भी संक्रमित कर देंगे। केरा अपनी हंसी रोक नहीं सकी। उसने सोचा कि यह आदमी सचमुच बहुत कठोर है। जैसे ही वे वहां असहज खड़े थे, अचानक एक आवाज आई, मिस्टर हॉटन। केरा ने सिर घुमाया तो उसने पार्क में फ्रेंकी को खड़ा देखा, जो उसे देखकर उदास लग रहा था। केरा उलझन में थी। लुइस आगे बढ़ा और केरा को रोकते हुए बोला, क्या बात है? क्या हम अकेले में बात कर सकते हैं? फ्रेंकी ने केरा को एक बार फिर गौर से देखा और एक तरफ चला गया। वह बहुत खुश नहीं दिख रहा था। वार्ड में वापस लौटने के तुरंत बाद उसने सुना कि उसकी बहन पहली बार मदद मांगने के बारे में काफी चिंतित थी और एक राहगीर ने उसे बताया था कि एक मोहित महिला को मर जाना चाहिए। सर्जरी के दौरान भी उसकी बहन ने इस वजह से जीने की इच्छा खो दी थी। उसे बहुत गुस्सा आया। जब लुइस आया तो फ्रेंकी ने भौहें चढ़ाकर पूछा, इस मिस ओल्सेन के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? लुइस ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, श्री एलन, इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है। फ्रेंकी ने गहरी सांस ली। खैर, तुम मेरी मौसी के बेटे हो। यह देखकर कि तुम और वह सिर्फ एक साधारण जान पहचान से ज्यादा लगते हो, मुझे लगा कि मुझे तुम्हें अपनी आंखें खुली रखने की याद दिलानी चाहिए। ये औरत अच्छी इंसान नहीं है। हमारे दोनों परिवारों के बीच कोई रिश्ता नहीं है। मिस्टर एलन, आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लुइस की आवाज का लहजा और भी ठंडा हो गया था जब उसने एक एक शब्द कहा। इसके अलावा मुझे लगता है कि जिसे अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए वह तुम हो। फ्रेंकी रुकी। तुम्हारा क्या मतलब है? लुइस ने कुछ और नहीं कहा और जाने के लिए मुड़ गया। फ्रेंकी ने भौहें चढ़ाई और कहा, लुइस, तुम इतने कृतघ्न कैसे हो सकते हो? तुम। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, लुइस अचानक रुक गया और अपना सिर घुमा लिया। उसकी निगाहों में एक उदास गुस्से की झलक दिखाई दे रही थी। उसका चेहरा गहरा और भयानक था, मानो कोई शैतान नर्क से रेंगता हुआ निकल आया हो, जिससे फ्रेंकी उसके शब्दों पर ही घुट गया। लुइस उसे घूर रहा था, उसकी आवाज धीमी मगर शाम की हवा में अशुभ लग रही थी। मिस्टर एलन, हमारा रिश्ता पूरी तरह से व्यावसायिक है। आपने हद पार कर दी है। ये शब्द पीछे छोड़कर वह तेजी से चला गया। फ्रेंकी सदमे में जड़वत खड़ा रहा, उसका चेहरा तनावग्रस्त था। इस सहयोग में लुइस को ठंडा लेकिन सज्जन व्यक्ति के रूप में देखा गया था और बात के गुण ने फ्रेंकी को यह भूलने पर मजबूर कर दिया कि एक समय में लुइस की छवि निर्दयतापूर्वक द्वेषपूर्ण और आक्रामक होने की थी। फ्रेंकी ने सोचा था कि यह सब अफवाहें हैं, लेकिन लुइस के उग्र चेहरे ने फ्रेंकी को एहसास दिलाया कि वह ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके। जैसे ही फ्रेंकी ने लुइस पर अपनी नजरें गड़ा दी, उसने देखा कि लुइस की आक्रामकता, जो उसके केरा के पास पहुंचने पर खत्म होने वाली थी, गायब हो गई। जब लुइस उसके पास लौटा तो वह एक बार फिर से थोड़ा ठंडा दिल वाला सामान्य आदमी बन गया था।
लुइस की जैकेट पहने केरा को अब ठंड का एहसास नहीं हो रहा था। अच्छी तरह से सिलवाया हुआ काला सूट उसके शरीर की गर्मी से गर्म था। उसने उसे घेर लिया और सूक्ष्म रूप से वेनिला की मर्दाना गंध छोड़ी। उसका हृदय कोमल हो गया। यह देखकर कि लुइस ने केवल काली शर्ट पहनी हुई थी, उसने छोटी सी शर्ट उठा ली। पिल्ला, चलो चलें। ठीक है। यह अगली सुबह थी। लुइस काम पर जा चुका था। केरा सोफे पर अपनी जगह पर धूप की गर्मी का आनंद ले रही थी और अल्जाइमर रोग पर अपना शोध पूरा कर रही थी। विदेशी बायोफार्मास्यूटिकल रिसर्च बेस को ईमेल भेजने के बाद वह उठी और स्ट्रेचिंग की। उसने फोन उठाया तो रेबेका का एक व्हाट्सएप मैसेज मिला। मिस ऑल्सेन, क्या कल रात आपके पास समय है? क्या आप मुझसे मिलने आ सकती हैं? केरा ने जवाब दिया, मैं कल शाम हॉटन और एलन परिवार के जश्न के रात्रिभोज में शामिल होऊंगी। जैसे ही उसने मैसेज भेजना खत्म किया, सैमुअल का फोन आया। बॉस, हमारे प्रोजेक्ट में थोड़ी दिक्कत आ गई है। केरा ने शांति से पूछा, क्या हुआ? सैमुअल ने गुस्से से जवाब दिया, हमने हमेशा एलन परिवार से ही हाइड्रोजन ऊर्जा सामग्री खरीदी है। मेरा इरादा आज और खरीदने का था, लेकिन वे अचानक हमें नहीं बेच रहे हैं। नई ऊर्जा के बढ़ते विकास के साथ उत्पादन मांग के अनुरूप नहीं हो पा रहा है। अगर हम दूसरे आपूर्तिकर्ताओं से खरीदना भी चाहें तो भी इसमें समय लगेगा। समस्या यह है कि हमने अपने ग्राहकों के साथ डिलीवरी की तारीखें तय कर ली हैं, और अगर कोई रुकावट आती है तो हम अनुबंध तोड़ रहे होंगे। केरा ने भौहें चढ़ाई। क्लांस में एलन परिवार। उन्होंने हमेशा अपनी कंपनी के मामलों का प्रबंधन सैमुअल को सौंपा था, जबकि वह केवल तकनीकी मुद्दों के लिए जिम्मेदार थी। इसलिए उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनकी कंपनी का एलन परिवार के साथ लेन देन होगा। सैमुअल ने जवाब दिया, हाँ, उन्हीं से। मैंने हमेशा उन्हीं से खरीदा है। मैंने उनके सेल्स मैनेजर से जानकारी लेने की कोशिश की। उन्होंने अभी तक कोई दूसरा खरीदार नहीं ढूंढा है, लेकिन ऊपर से किसी ने हमें न बेचने का आदेश दिया है। केरा ने नजरें नीची कर ली। मैं समझ गई, मैं जाकर पूछती हूँ। फोन रखने के बाद वह उठी और पुनर्वास वार्ड की ओर चल पड़ी। रेबेका उसकी दोस्त थी और उसके माता पिता के साथ भी उसके अच्छे संबंध थे, इसलिए उसने सोचा कि अगर कोई परेशानी खड़ी कर रहा हो तो सीधे उनसे पूछ लेगी। अस्पताल के वार्ड में पहुंचने के कुछ ही देर बाद संयोग से उसकी मुलाकात फ्रेंकी से हो गई। ऐसा लग रहा था कि वह अभी अभी लौटा है और ऊपर जाने वाला है। केरा ने अपनी गति बढ़ा दी और पुकारा, मिस्टर एलन, नमस्ते। फ्रेंकी रुका और अपना सिर घुमाया। उसका सौम्य व्यवहार स्पष्ट रूप से बदल गया। उसे देखकर मैं ठिठक गया। केरा ने असमंजस में पूछा, मैं डॉक्टर साउथ हूँ। मेरी कंपनी आपकी कंपनी से लगातार हाइड्रोजन ऊर्जा सामग्री खरीदती रही है। हालांकि आपकी कंपनी ने इस महीने अचानक घोषणा कर दी कि वह अब हमें नहीं बेचेगी। क्या कोई गलतफहमी है? कोई गलतफहमी नहीं। फ्रेंकी का चेहरा ठंडा था, उसकी आंखें तिरस्कार से भरी थीं। यह मेरा ऑर्डर था, हम नहीं करेंगे। मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बेचूंगा। केरा हैरान रह गई, क्यों? फ्रेंकी ने भौहें चढ़ाई। मिस ऑल्सेन, क्या आप भूल गई हैं कि आपने क्या लापरवाही से कहा था? कहा। केरा उलझन में थी। क्या उसने गलती से कुछ गलत कह दिया जब वह साथ थी? रेबेका। लेकिन उसे ऐसी किसी घटना की याद नहीं थी। और तो और, जब भी रेबेका उनकी बातचीत खत्म करती, वह काफी खुश नजर आती, और अभी भी जब वह उसे मैसेज कर रही थी। केरा को कुछ भी याद नहीं आ रहा था और उसने कहा, भले ही मैंने कुछ गलत कहा हो, रेबेका को शायद कोई शिकायत नहीं होगी। तो रेबेका के लिए मेरे द्वारा किए गए उस छोटे से उपकार को देखते हुए, क्या आप थोड़ी भी लापरवाही नहीं कर सकते, मिस्टर एलन? एक छोटा सा उपकार। इन शब्दों पर फ्रेंकी ने गलती से यह मान लिया कि वह पुलिस स्टेशन में गवाह की गवाही में मदद करने की बात कर रही थी, क्योंकि किसी को बचाने के लिए कॉल करना पुण्य का काम था। फ्रेंकी ने डांटा, रेबेका का जिक्र करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें उसकी गवाही में मदद करनी चाहिए। ये हर नागरिक का फर्ज है। केरा नाराज हो गई, उसकी आवाज ठंडी पड़ गई। मिस्टर एलन, किसी भी चीज को हल्के में नहीं लेना चाहिए। फ्रेंकी और भी ज्यादा गुस्से में था। तुम सही कह रहे हो, तो एलन परिवार को भी तुम्हें हाइड्रोजन ऊर्जा सामग्री बेचने की जरूरत नहीं है। केरा ने गहरी सांस ली। शुरू में जब वह अस्पताल में उससे पहली बार मिली, तो उसने सोचा कि रेबेका का भाई बुरा नहीं है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि वह उसके खिलाफ इतना बुरा व्यवहार करेगा। ठंडे दिल से। इससे पहले कि वह कुछ और कह पाती, फ्रेंकी पुनर्वास विभाग में प्रवेश कर चुका था। उसका सहायक प्रवेश द्वार पर खड़ा था। मिस, कृपया अपनी आवाज धीमी रखें और मरीज के आराम में खलल डालने से बचें। केरा हैरान रह गई।
उसके अंदर क्रोध उमड़ पड़ा और वह वहां से जाने के लिए मुड़ी। भूल जाओ, कल डिनर पर वह मिस्टर और मिसेज एलन के साथ इस मुद्दे पर ठीक से बात करेगी। जल्द ही अगली शाम का समय आ गया। हॉटन समूह और एलन परिवार की नई परियोजना दोनों ही अरबों डॉलर के बड़े सौदे थे, इसलिए ये काफी भव्य उत्सव था। उन्होंने इंपीरियल होटल में एक बड़े उत्सव रात्रिभोज का आयोजन किया था। हॉटन समूह के काफी संख्या में कर्मचारी इसमें शामिल हुए तथा एलन परिवार की ओर से क्लैंस से भी कुछ लोग आए। अस्पताल में वापस आकर रेबेका ने कपड़े पहने और फ्रेंकी ने उसे व्हीलचेयर पर उठा लिया। मिस्टर एलन ने आह भरी, तुम्हें तो हमेशा से ही इस तरह के आयोजनों से नफरत थी। तुम आज जाने की जिद क्यों कर रहे हो? श्रीमती एलन ने यह भी सलाह दी, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो मत जाओ। अगर तुम अकेले नहीं रहना चाहती तो मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। रेबेका उदास लग रही थी, उसके चेहरे पर उदासी छाई हुई थी। फोन की तरफ देखते हुए उसने कहा, कल से मिस ऑल्सेन मुझसे दूर दूर रहने लगी है। जब मैंने उनसे मिलने आने को कहा तो उन्होंने मना करने का बहाना बना दिया, इसलिए मुझे उन्हें ढूंढने के लिए भोज में जाना होगा। चलो अब चलते हैं। फ्रेंकी ने उसे कमरे से बाहर धकेलकर पार्किंग स्थल तक ले गया। जैसे ही वह उसे व्हीलचेयर से उठाकर कार में बैठाने वाला था, एक बेंटले कार वहां से गुजरी। एलन परिवार ने मुड़कर देखा तो केरा और लुइस बेंटले की पिछली सीट पर बैठे थे। रेबेका प्रसन्न होकर बोली, मिस ऑल्सेन। रेबेका के शब्दों पर श्री एलन और श्रीमती एलन ने भी ध्यान से देखा, मानो उन्हें केरा के सुंदर चेहरे की एक झलक मिल गई हो। वे भी उसका अभिवादन करना चाहते थे, लेकिन बेंटले कार नहीं रुकी और सीधे उनके पास से निकल गई। मिस्टर एलन चौंक गए। लगता है वो वाकई मिस ऑल्सेन ही थी। श्रीमती एलन भी सहमत हुई। मुझे लगता है मैंने भी उसे देखा था। फ्रेंकी ने भौहें चढ़ाई। लुइस की कार में बैठी महिला केवल केरा ही हो सकती है, इसला नहीं। उसने रेबेका की ओर देखा, क्या वह मिस ओल्सन थी जिन्होंने आपकी मदद की थी? हाँ, रेबेका ने उत्साह से कहा। जल्दी करो और उससे मिलो। मैं उसके साथ भोज में जाना चाहती हूँ। फ्रेंकी ने अपना जबड़ा भींच लिया।